दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला महामारी में आज हम लेकर आए हैं एक कहानी। ये कहानी हमारे समय की महत्वपूर्ण युवा कहानीकार सीमा आजाद जी ने लिखी है। इस कहानी का नाम है आपदा। जो भी आपदाएं हमारे देश में आती हैं उसमें कितना कुछ नुकसान होता है, कितने सारे संबंध बिखर जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं और ये आपदाएं बहुत कुछ इंसानों द्वारा लाई गई होती है। ये सारी आपदाओं के केंद्र में हम मनुष्य की गलतियां होती हैं, जिसकी कीमत समाज के बड़े हिस्से को चुकानी पड़ती है। आप सोच रहे हो कि मैं हर दिन कोई न कोई कहानी या लेख आपके लेकर आता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीजें ज्यादा होती हैं जो आपको दुखी करती होंगी। लेकिन साथियों, जब हमारा समय इतना भयानक है जहाँ कुछ भी मुझे अच्छा सुनने को, अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे आपको ऐसी कहानियां सुना सकते हैं, ऐसे लेख सुना सकते हैं जिसमें कुछ प्रेम की बात की गई। दरअसल हम जिस समाज को जितना अधिक प्रेम करते हैं, जिस देश को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको हम बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और इसलिए उसमें जो कुछ कमियां और कमजोरियां हैं हम उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं। आज की कहानी जैसा कि शीर्षक है आपदा, लेकिन इस कहानी को हम आपके सामने आपदा में प्रेम कैसे विकसित होता है इस रूप में पढ़ना चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको इसी रूप में समझेंगे। ये कहानी पल प्रतिपल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये अंक था 78वां अंक था। आज हम इस कहानी का पाठ कर रहे हैं तो उत्तराखंड में एक फिर प्राकृतिक आपदा आई हुई है जिसे मानव निर्मित कहना चाहिए, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। और पिछले दिनों आपने जो कुछ देखा है, किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई थी, और इसके अगर कुछ साल पहले की घटनाओं को याद करेंगे तो वो भी आपके जहन में बहुत कुछ दुखद स्थितियां, दुखद चित्र आपके जहन में, आपके दिमाग में घूम जाएंगे। तो ये सुनाते हैं कहानी आपदा। उमेश के बार बार कहने पर नीलिमा ने घर फोन करने की हिम्मत जुटा ही ली। फोन माँ ने उठाया और लगभग चीखते हुए कहा, हेलो नीलिमा, कहाँ है तू? माँ, मैं केदारनाथ जा रही हूँ। क्या? किसके साथ? पिकनिक पर? माँ चौंक कर बोली। नहीं, उमेश के साथ, नीलिमा ने धीरे से कहा और कसकर उमेश का हाथ पकड़ लिया। फिर बोली, हम शादी करने जा रहे हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? माँ ने चिल्लाते हुए कहा और फोन पर पापा के चिल्लाने की आवाज आई। कहाँ है तू? सुबह से हम सब लोग फोन लगा लगा कर परेशान हैं। पापा, मैं टिहरी पहुंच गई हूँ। उमेश के साथ केदारनाथ में शादी करने जा रहे हैं। नीलिमा ने एकदम शांत होकर दृढ़ता से कहा और उधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। नीलिमा ने फोन काट दिया, लेकिन यह फिर बज उठा। इस बार फोन काटकर नीलिमा ने उसे बंद कर दिया और परेशान होकर उमेश की ओर देखने लगी। उमेश उसकी दृढ़ता पर आश्चर्यचकित था और मुस्कुरा रहा था। नीलिमा ने उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर ली। उमेश ने धीरे से उसका सिर चूम लिया। ये पुराने जीवन को छोड़ नए जीवन के लिए आश्वस्त और विश्वास का आदान प्रदान था। उमेश और नीलिमा एक ही शहर के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले प्रेमी हैं। नीलिमा समाज द्वारा निर्धारित ऊंची जाति और उमेश नीची जाति का है। शादी में खुले तौर पर होड़ा यही बात थी, छिपे तौर पर यह भी थी कि संस्कारी लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी की मनाही होती है। नीलिमा का घर काफी संस्कारी है। वह अपने घर की चौथी संतान है। उससे बड़ी 2 बहनें और 1 भाई है। 2 बहनों के बाद जब भाई हुआ तो माँ बाप ने खुश होकर सोचा लड़के का भी जोड़ा लगा लेना चाहिए। लेकिन माँ बाप के इस गलत फैसले की फेर में नीलिमा इस दुनिया में आ गई। ये बात उसे बार बार बताई भी जाती थी। जो भी हो, सबसे बाद में आने के कारण वो माँ बाप के अन्य गलत फैसलों से हमेशा बचती रही। जैसे कि 2 बेटियों की स्थिति देखते हुए माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कभी रोड़ा नहीं अटकाया। और फिर नीलिमा की सुरक्षा के लिए उसका बड़ा भाई था ही।
जो उसकी सुरक्षा करने के साथ उस पर नजर भी रखता था। ये अलग बात है कि नीलिमा के मन में उमेश के लिए उपजे प्यार को वह रोक नहीं सका। उमेश उसी मोहल्ले में केवल 4 साल के लिए आया था। घर में उसके अलावा माँ पिता और एक बहन थी। इसमें भी अंतिम 2 सालों में उसकी दोस्ती नीलिमा से हुई, जब नीलिमा ने MBA पढ़ने के लिए उसी कॉलेज में दाखिला लिया जिसमें उमेश की बहन उर्वशी का भी दाखिला हुआ था। इस वक्त भी उमेश दिल्ली में रहकर नौकरी करता था और हर शनिवार इतवार की छुट्टी में घर आ जाता था। बहन की पढ़ाई में उमेश की रुचि हमेशा बनी रहती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों सहेलियों को नौकरी दिल्ली में ही अलग अलग जगह पर लग गई। नौकरी के लिए बाहर जाने को लेकर नीलिमा के घर में काफी नानुकुर हुई, पर अंततः वे यह देखकर मान गए कि पड़ोस की एक और लड़की भी तो जा रही है। उर्वशी को तो भाई के साथ उसके फ्लैट में रहना था। उसने नीलिमा को भी वहीं रहने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नीलिमा के माँ पिता राजी नहीं हुए क्योंकि वहां गैर घर का लड़का उमेश भी रहता था। नीलिमा को छोड़ने उसका भाई भी दिल्ली गया और जब तक नीलिमा को लड़कियों के हॉस्टल में कमरा नहीं मिल गया, वह भी उसी छोटे से फ्लैट में रहा जिसमें एक गैर घर की लड़की उर्वशी भी रहती थी। नीलिमा को ये बहुत अपमानजनक लगता था, लेकिन घर से बाहर रहकर नौकरी करने की आजादी करीब खड़े देख उसने इसे बर्दाश्त कर लिया। वह तो कहो कि लड़कियों के हॉस्टल में लड़कों को जाना प्रतिबंधित है, वरना माँ बाप उस पर नजर रखने के लिए भाई को हमेशा के लिए ही दिल्ली भेजते रहते हैं। इसी बीच उमेश के पिता का तबादला अलीगढ़ हो गया और दोनों परिवारों का मेल जोल खत्म हो गया। वैसे भी नीलिमा का परिवार उमेश के परिवार का हमेशा मजाक ही उड़ाता था। नीलिमा जब भी उर्वशी के घर जाने की बात करती तो कहा जाता, अच्छा तेलिन के घर, जाओ जाओ जल्दी आना। लेकिन नीलिमा को यह घर अच्छा लगता था। उसके भाई से उलट उमेश अपनी बहन को आत्मनिर्भर बनने के लिए उकसाता रहता। उसका तो भाई अब वैसा हो ही नहीं सकता था। वह अपने लिए उमेश जैसे जीवन साथी की कल्पना करती, पर उमेश के नहीं। जल्दी ही उसकी शादी खोजी भी जाने लगी और लड़की दिखाने के लिए उसके घर से बुलावा भी आने लगा। उमेश इस बात के लिए नीलिमा का खूब मजाक उड़ाता। 40,000 रुपया महीना कमाने वाली दिल्ली में अकेली रहने वाली लड़की साड़ी लपेट कर नजरें झुकाकर पुतला बना दी जाती और लोगों को दिखाई जाती है। नीलू, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? लगता है तो क्या करूं? क्या उर्वशी की शादी तय करने के लिए उसे पुतला नहीं बनाएंगे? और क्या आप खुद अपनी शादी के लिए किसी पुतले को देखने नहीं जाएंगे? नीलिमा तमतमा कर बोली। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि उर्वशी को शादी के लिए पुतला बनने की जरूरत पड़े, और मैं खुद किसी पुतले से नहीं बल्कि किसी लड़की से शादी करूंगा। उमेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उर्वशी बोल पड़ी। भैया ने तो पहले ही कह दिया है, अगर मैं नीलू की तरह पुतली बनकर शादी करूंगी तो वे मेरी शादी में शामिल ही नहीं होंगे। दोनों भाई बहन हंसने लगे। नीलिमा की आंख भर आई। उसे उनका हंसना अपमानजनक लगा कि वे उसकी स्थिति का मजाक उड़ा रहे हों। वह तुरंत निकलकर अपने हॉस्टल आ गई। शाम को उसके पास उमेश का फोन आया। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। सुनते ही नीलिमा को और भी रोना आ गया और उसने फोन काट दिया। उमेश को लगा कि नीलिमा ज्यादा ही नाराज हो गई है, इसीलिए उसी दिन शाम को वह उर्वशी के साथ उसके हॉस्टल पहुंच गया। उर्वशी लाल फूलों का गुलदस्ता लेकर कमरे में गई और थोड़ी देर में उसके साथ हॉस्टल के विजिटिंग रूम में आ गई। नीलिमा के बाल खुले हुए थे और हाथ में लाल फूलों वाला गुलदस्ता भी था। उसकी आंखें रोने से थोड़ी सूजी हुई थी और वह सीधे उमेश की ओर देखने से बच भी रही थी। उमेश के मन में इसी वक्त नीलिमा के लिए प्यार के फूल खिले थे। उसे आज पहली बार ये बात बहुत तुच्छ सी लग रही थी। दोनों के शादी योग्य होने के बावजूद वे इस कारण शादी के लिए सोच भी नहीं सकते कि दोनों अलग अलग जात के हैं। इस तुच्छता को परे कर वह उमेश को प्यार करने लगी और बचपन से सिखाए गए संस्कारों को छोड़ दिया। घर में खुले विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब अगली बार उसे फिर से लड़की दिखाने के लिए बुलाया गया। उसने साफ साफ मना कर दिया कि वह नहीं जाएगी। घर वाले सख्ते में आ गए। उमेश, उर्वशी और नीलिमा ने मिलकर इस पहली ना पर छोटी सी पार्टी की, लेकिन नीलिमा के अंदर की उथल पुथल बढ़ती जा रही थी और साथ ही उमेश के लिए प्यार भी। जब तीसरी बार उसे लड़की दिखाने के लिए बुलाया गया, तब तक वह उमेश के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि उसने मना करने के साथ ये भी बता दिया कि
कि वे उसके लिए लड़का देखना बंद करे, क्योंकि वह उमेश से शादी करेगी। पूरे घर में कोहराम मच गया। घर के नाग जिसे नीलिमा पर टिकी हुई थी, जो कि कटने वाली थी। नीलिमा को नौकरी छोड़कर घर वापस आने का फरमान जारी कर दिया गया, क्योंकि घर वालों का मानना था कि नौकरी के कारण ही उसका दिमाग खराब हो गया है। उमेश और नीलिमा को अब कोई निर्णय लेना ही था, वरना अगले दिन उसका भाई आकर उसे घसीट कर ले जाने वाला था। जबकि उमेश को अगले दिन कंपनी का टावर लगाने के लिए टीम के साथ केदारनाथ जाना था। स्थिति बिगड़ थी। उर्वशी ने उसे सलाह दी कि वह नीलिमा को भी साथ ले जाए और वहीं शादी भी कर ले। दोनों को ये बात जच गई। नीलिमा तो इतना डरी हुई थी कि ऑफिस से छुट्टी लेने की भी जहमत नहीं लेना चाहती थी। उमेश ने अपने ऑफिस में बात करके यह सेट कर लिया कि वह पूरी टीम से अलग होकर जाएगा और वहीं से 2 दिन बाद वह अपनी टीम में शामिल हो जाएगा। जब तक उमेश का काम वहां रहेगा, नीलिमा भी साथ ही रहेगी। फिर वापस आकर नौकरी का भी देखा जाएगा। शादी कर लेने के बाद घर वाले मान ही जाएंगे। नीलिमा को पूरी उम्मीद थी। उसी दिन रात की गाड़ी से दोनों ऋषिकेश के लिए निकल गए और सुबह केदारनाथ के लिए। नीलिमा अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ निकल तो गई थी, लेकिन इसके बाद होने वाले हंगामे को लेकर बेचैन हो रही थी। इसी कारण उमेश के साथ इस पहली यात्रा को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। उमेश ये समझ रहा था कि उसने नीलिमा को सलाह दी कि वह घर पर फोन करके बता दे कि वह केदारनाथ जा रही है, जहां वह शादी भी कर लेगी। नीलिमा की हिम्मत नहीं हो रही थी। टिहरी पहुंचते पहुंचते उसने यह हिम्मत जुटा ली। आने वाले जीवन से जुड़े तमाम तरह के भय और आनंद लिए दोनों इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों की आंखें बस की खिड़की के बाहर होती और दोनों अपने ही अंदर थे या एक दूसरे में। बादल आसमान से उतरकर पहाड़ों पर आसन जमा रहे थे, जिससे पहाड़ पूरे हरे से स्लेटी होते जा रहे थे। उमेश के बगल की सीट पर बैठे एक बूढ़े पहाड़ी यात्रा ने चिंता व्यक्त की, जोर की बारिश होगी। दोनों की तंद्रा टूटी। उमेश ने उसकी ओर देखकर पूछा, गौरीकुंड कितनी देर पहुंच जाएंगे? देखो बारिश होने वाली है, फिर बस भी धीमे चलेगी, नहीं तो 2 घंटे पहुंच जाते। आसपास घूमने की और भी कोई जगह है या मंदिर ही है? उमेश ने जानकारी ली। केदारनाथ के ऊपर गांधी सरोवर जा सकते हो, या उसके पहले ही त्रिजुगी नारायण मंदिर जा सकते हो, जहां शिव पार्वती की शादी हुई थी, पहाड़ी आदमी ने बताया। ये किधर पड़ता है? बस गौरीकुंडा से पहले ही सोनप्रयाग आएगा। वहां से ऊपर जीप से आधा घंटा लगता है। क्या वहां शिव पार्वती की शादी हुई थी? उमेश ने फिर पूछा। हाँ, वही हुई थी। उसने ऐसे कहा जैसे कि वह खुद उसका गवाह रहा हो। उमेश ने नीलिमा की ओर देखा और पूछा, कैसा रहेगा? नीलिमा ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। दोनों सोनप्रयाग में उतर गए और जीप से शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रिजुगी नारायण में अपने विवाह के लिए चले गए। पहाड़ और जंगल से घिरा एक खूबसूरत सा स्थान था। अगले दिन शिव पार्वती के सामने दोनों ने शादी की और अब रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच ये नवविवाहित जोड़ा दुनिया की चिंता से दूर अपने में खोया हुआ टहल रहा है। नीलिमा का चेहरा पहाड़ पर छितरी पड़ी शाम की रोशनी में खिलकर दमक रहा है। सांवली रंगत वाले उमेश का चेहरा बेहद कोमल लग रहा है। एक दूसरे को प्यार से देखने के साथ साथ वो दोनों अपने चारों ओर मौजूद प्रकृति को इतने प्यार से देख रहे हैं, मानो वो कोई नाजुक और मासूम सी चीज हो। प्यार प्रकृति के नजदीक पहुंचाता है। यह प्रकृति प्यार के कुछ कहा नहीं जा सकता। वो देखो नीलिमा अचानक रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं और उमेश ने उनमें अनेक रंगों को तैरते देखा। उसने भी उस दिशा में देखा जिधर नीलिमा का एक हाथ इशारा कर रहा था, दूसरा हाथ कसकर उमेश के हाथ से बंधा हुआ था। इंद्रधनुष इतना बड़ा? उमेश की आंखें भी फैल गईं और सातों रंग उसकी आंख में भी तैर गए। दोनों रंगीन हो गए। उन्होंने इतना बड़ा इंद्रधनुष पहली बार देखा था, जो आसमान से निकलकर नीचे घाटी में कहीं विलीन हो रहा था, यानी वे जिस जगह खड़े थे उसके भी नीचे तक। दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद नीलिमा ने उमेश को झकझोरा, अरे इसकी फोटो तो ले लो। उमेश ने अपना मोबाइल निकाल लिया, जिसमें नेटवर्क न होने की वजह से ये सिर्फ कैमरे का ही काम कर रहा था। वह इंद्रधनुष की फोटो उतार ही रहे थे कि वह धीरे धीरे ओझल हो गया और काले बादलों ने आसमान को लेना शुरू कर दिया।
दोनों इकट्ठे बैठ गए और आसमान से बादलों का उतरना देखते रहे। थोड़ी ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते खिलखिलाते मंदिर की ओर भागे, जिसके पास के पहाड़ी घर में वे ठहरे थे। यहाँ का होटल यही था। ये लकड़ी का 2 मंजिला घर था, जिसमें नीचे घर के लोग रहते थे और ऊपर के कमरे में वे पर्यटकों को किराए पर देते थे। इस जगह पर रहना ही अपने आप में खूबसूरत सा सुकून दे रहा था। मनचाहे साथी से इस खूबसूरत जगह पर शादी उनकी खुशी को दोगुना कर रही थी। वे इसका एक एक हिस्सा अपने प्यार से सराबोर कर देना चाहते थे, लेकिन बारिश उन्हें बार बार बांध रही थी। वे भीग गए थे, कपड़े बदल कर नीचे चाय पीने आए। बारिश तब तक काफी तेज हो चुकी थी, जिसे लेकर वहां बैठे स्थानीय लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे। नीचे सोनप्रयाग में बहने वाली अलकनंदा का शोर भी पानी के साथ बढ़ता जा रहा था। बारिश सारी रात होती रही। अपने कमरे में उमेश और नीलिमा चुगल कर रहे थे कि किसने कड़ाही में खाना खाया था, जो शादी में इतनी बारिश हो रही। अपने में खोए दोनों इस समय दुनिया की हर चिंता से मुक्त और प्रेम से युक्त थे। बाहर रेडियो पर गीत बज रहा था, ये रात ये फिजाएं फिर आए या न आए, और समा बुझा कर हम आज दिल जलाएं। बारिश की आवाज के साथ गीत भी वादियों में तैर रहा था। अगले दिन सुबह जब वे सोकर उठे तब तक बारिश नहीं रुकी थी, इसलिए उन्होंने केदारनाथ जाने का इरादा बदलकर आज भी यहीं रुकने का मन बना लिया। आज उनके अगल बगल के कमरों में भी चहल पहल थी। मालिक ने बताया कि कल की ज्यादा बारिश होने के कारण गौरी कुंड में रुकने की जगह कम पड़ने लगी, इसलिए कुछ पर्यटक यहाँ आकर रुके हैं। वे चाय पीकर अपने कमरे की ओर वापस जा ही रहे थे कि एक धमाके जैसी आवाज आई, जैसे गुस्से में बादल ने कुछ कहा हो। लोग चौकन्ने होकर इधर उधर देखने लगे। पानी के हाहाकार की आवाज नजदीक आती जा रही थी। इधर उधर बैठे लोग माजरा समझने के लिए एक दूसरे के पास दौड़कर आ रहे थे। कुछ ही देर में नीचे गांव में भगदड़ सी मचने की आवाज आने लगी और आधे घंटे के अंदर नीचे के गांव से काफी सारे लोगों की ऊपर की ओर आने की आवाजें आने लगी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नदी में पानी बढ़ गया है, सब इसका अनुमान लगा ही रहे थे। हो सकता है कहीं बादल फटा हो, इसकी भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। 1.5 घंटे बाद नीचे सोनप्रयाग के गांवों से जब लोग ऊपर आ गए, तब पता चला कि सोनप्रयाग में बहने वाली अलकनंदा इतनी फूल गई है कि उसमें सोनप्रयाग का बाजार बह गया है। नदी में इंसानों के अलावा बसें भी बही जा रही हैं। गांव में बचे लोग ऊपर की ओर भागे आ रहे थे। वे बदहवास थे। हाहाकार करती अलकनंदा की आवाज त्रिजुगी नारायण तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहाड़ का पूरा सौंदर्य इस आवाज में डूब गया और वह डरावना लगने लगा। सारे लोग एक खुली जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, स्थानीय लोग और पर्यटक भी। कुछ कुछ देर पर नीचे से आने वाले लोग एक से एक डरावनी खबरें ला रहे थे। इसका सार यही था कि भागीरथी नदी ने प्रलयंकारी रूप ले लिया है और सब कुछ निगल जाने पर आमादा है। पूरे सोनप्रयाग को उसने निगल लिया है। ऊपर के गांव में बचे लोग ही अपनी जान लेकर त्रिजुगी नारायण की ओर आ रहे हैं। नीलिमा को याद आया, उसकी दादी कहा करती थी कि प्रलय के समय हर हर करता पानी आएगा, सब कुछ बहा ले जाएगा। पानी की आवाज तो प्रलय की कल्पना जैसी ही थी। क्या अभी और भी आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा, उन दोनों को भी? उसने कसकर उमेश का हाथ पकड़ा हुआ था। इस प्रलय में वे दोनों एक दूसरे के लिए तिनके के सहारे की तरह ही थे। कल तक जो घाटी इतनी हसीन लग रही थी, उसे किसी तरह छोड़कर दिल्ली पहुंच जाने की रूह दोनों के अंदर उठने लगी। उमेश का फोन, जिसमें नेटवर्क बार बार आ जा रहा था, पूरी तरह गायब हो चुका था। नीलिमा और बाकियों के फोन का भी यही हाल था। गांव वालों ने बताया कि नदी जिस तरह फूट कर बह रही है, उसमें ऋषिकेश या देहरादून जाने वाला रास्ता पूरी तरह समा गया होगा। दोनों की जान बचकर भी निकली जा रही थी, लेकिन वे किससे कहें? गांव वालों पर तो उनसे भी ज्यादा मुसीबत आई हुई थी। सोनप्रयाग के लोगों का तो सब कुछ तबाही हो गया था। ऊपर के गांव में बसे लोगों की बस जान ही बची थी। नीचे सोनप्रयाग में उनकी दुकान, गुमटी, खच्चर और जीने के अन्य साधन सब कुछ पानी में बह जाने का अंदेशा था। अंदेशा क्या, पक्का ही था।
अपनी तसल्ली के लिए वे इस आशा को बनाए हुए थे और उनकी सूचना पाने को आकुल थे। दोपहर के समय एक आदमी ने नीचे से त्रिजुगी नारायण में आकर खबर दी कि पानी का प्रवाह कम हो गया है और नदी भी बैठ रही है, लेकिन पूरा सोनप्रयाग मकानों और इंसानों की जगह बालू, पत्थर, पेड़ पौधे, उल्टी हुई बस मोटर, मरे हुए खच्चरों और इंसानी लाशों से पटा हुआ है। गांव के ढेर सारे लोग इस महाविनाश को देखने के लिए डरते डरते नीचे की ओर उतरने लगे। पर्यटकों में से किसी ने भी यह हिम्मत नहीं जुटाई। जो भी नीचे का दृश्य देखकर ऊपर आ रहा था, लोग उसे घेर लेते थे, लेकिन वे शब्दहीन होकर लौट रहे थे और कुछ तो घबराहट में ज्यादा ही बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आसपास की पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है और बस वे ही लोग बचे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। गांव के बहुत से परिवारों के लोग खच्चर के साथ केदारनाथ में रहते हैं। यही उनके रोजगार का साधन है। उनकी सलामती की खबर के लिए लोग परेशान थे, क्योंकि इतना समझ में आने लगा था कि यह विनाश लीला केदारनाथ से होकर आ रही है। अलकनंदा वहां से होकर आती है। बहुत से लोग नीचे उतरकर लाशों से में अपने लोगों को तलाश भी कर रहे थे, जिसमें एकाध कराहते हुए जिंदा लोग भी निकल आते थे, जो बचा लेने के बाद दम तोड़ देते थे। गांव में रह रहकर किसी किसी घर से रोने की आवाज भी आने लगी थी। नीलिमा इस रुदन से विचलित हो रही थी, ये सोचकर कि उसके घर पर भी लोग इसी तरह रो रहे होंगे। साथ ही दोनों ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है उनके केदारनाथ न रुककर यहाँ रुक जाने के निर्णय ने ही उन्हें बचा लिया हो, वरना वे भी लाश हो गए होते। ये सच्चाई उनकी दहशत को कम करने की बजाय बढ़ा रही थी। मौत के मुंह से बाहर आने के बाद शायद ऐसा ही होता है। इस मानसिक उथल पुथल और अफरा तफरी के बीच दिन तो निकल गया, लेकिन रात और भी भयानक हो गई थी। बारिश आज भी हो रही थी, लेकिन उतनी तेज नहीं और रुक रुक कर। रात भर लोग किसी अनहोनी की आशंका में जागे रहे। गांव वाले और पर्यटक दोनों परेशान थे, लेकिन दोनों की समस्या अलग अलग थी। यहाँ बाल बाल बच गए, लेकिन फंसे पर्यटक एक दूसरे से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछ रहे थे, क्योंकि वे जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से जाना तो अब संभव नहीं लग रहा था। सभी अपने कमरे से बाहर निकलकर बाकी रुके पर्यटकों से इस विषय में बात कर रहे थे। उमेश और नीलिमा ने अब ध्यान दिया कि उनके बगल के कमरे में ही 60-65 बरस के बुजुर्ग दंपति ठहरे हैं। वही व्यक्ति थे आर.एस. शर्मा। ये भी दिल्ली से आए थे। उमेश और नीलिमा को भी दिल्ली से ही आया देख वे प्रसन्न हो गए। बात आगे बढ़ने पर उन्होंने बताया कि वे इलाहाबाद के रहने वाले हैं, दिल्ली में अपने बेटा बहू के साथ रहते हैं। बेटा बहू दोनों नौकरी वाले हैं। अपार्टमेंट में टंगी टंगी धूप होने लगती है, सोचा इस बार गर्मी में घूम ही आते हैं। शर्मा अंकल ने कहा और आंटी ने उसमें जोड़ दिया कि लगता है हमें काल ने बुलाया था। हमें काल से तो बच गए हैं आंटी, लेकिन अब देखिए होता क्या है। एक दूसरी पर्यटक महिला ने कहा, जो किसी और कमरे में ठहरी है। इनकी उम्र 40-45 के बीच है और ये अकेली ही गोरखपुर से केदारनाथ के दर्शन के लिए आई है। उन्होंने अपना नाम सुनीता बताया। हो सकता है हमें यहाँ 2-4 दिन रहना पड़े, रास्ता खुलने में इतना समय तो लगेगा ही। उमेश ने अनुमान जताया तो लोग चुप हो गए। इस वक्त उमेश ने किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि प्रकृति ने क्या विनाश किया है। इसमें केदार घाटी ही नहीं, पूरा देश हिल गया है। रात में इन्हीं चर्चाओं में डूबे रहने के बीच थोड़ा थोड़ा सोने के बाद ज्यादातर की नींद हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से खुली, जो केदारनाथ की ओर बढ़ रहा था। गांव वालों को पक्का हो गया कि यह विनाश लीला केदारनाथ से ही शुरू हो गई है और हेलीकॉप्टर वहीं फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजा गया है। पर्यटकों के मन में भी विनाश लीला की भयंकरता का एहसास बढ़ने लगा था। यह हेलीकॉप्टर दिन भर केदारनाथ की ओर आता और जाता रहा। नीलिमा, उमेश सहित सभी पर्यटकों ने उम्मीद की थी कि इसका रुख त्रिजुगी नारायण की ओर भी होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने इसके लिए लाल कपड़े को डंडे में बांध कर लहराया, जोर से आवाज लगाई, हाथ हिलाया, पर हेलीकॉप्टर सामने के पहाड़ के ऊपर से होता हुआ केदारनाथ आता और जाता रहा। शाम तक सब काफी निराश हो गए। नीलिमा को रह रहकर अपने माता पिता की याद आती। वह अपना और उमेश का फोन कई जगह ले जाकर देखती, शायद यहाँ नेटवर्क मिल जाए, शायद यहाँ। लेकिन अंकल आंटी ने तो अपनी मौत तय ही मान ली।
सुनीता बार बार भगवान को याद करती और अपने आंसू पोंछती। गांव वालों को विभीषिका की भयंकरता का एहसास हुआ तो गांव में ये चर्चा भी शुरू हो गई कि रास्ता बंद होने के कारण कुछ ही दिन में खाने पीने के सामानों की भी किल्लत होने वाली थी। नीलिमा उमेश जहां ठहरे थे उसके मालिक ने पर्यटकों को इसका एहसास भी करा दिया और किसी भी तरह यहाँ से निकल जाने का सुझाव दिया। निकलना तो सभी चाहते थे, लेकिन कैसे, ये समस्या थी। त्रिजुगी नारायण में इस वक्त इन 5 पर्यटकों के अलावा एक 22-23 साल का लड़का भी था जो केदारनाथ जाने के लिए नहीं बल्कि त्रिजुगी नारायण से पवाली कांठा तक की ट्रैकिंग के लिए आया था। नाम था शरद। मालिक ने सुझाया कि वे सारे लोग उसी के साथ पवाली जाएं और वहां से घनसाली होते हुए टिहरी पहुंचकर देहरादून चले जाएं, क्योंकि गांव जैसी स्थिति है उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही यहां से निकल जाना चाहिए। बल्कि ऐसे में तो गांव के लोगों को भी अपनी जीविका के बारे में सोचना पड़ेगा। उमेश को यह आइडिया पसंद आ गया। उसने नीलिमा की ओर देखकर पूछा, चल लोगी? तुम्हारे साथ कितना भी? उसने धीरे से जवाब दिया, जिसे केवल उमेश ने ही सुना। मैं भी साथ चलूंगी, सुनीता ने कहा। लेकिन अंकल आंटी, शरद ने पहली बार कुछ कहा। जवाब अंकल आंटी ने नहीं बल्कि होटल मालिक ने दिया। मजबूरी है जी, यहाँ रुकोगे तो भी मरना है, इससे अच्छा है जो रास्ता है उस पर ही चले जाओ। अंकल ने आंटी की ओर प्रश्नवाचक नजर से देखा और आंटी चुप रही। उनकी मजबूरी समझते हुए मालिक ने कहा, देखता हूँ गांव से ही खच्चर का इंतजाम हो जाए तो आप दोनों उस पर चले जाना, पर पैसे लगेंगे। अरे भाई, इस समय तुम यहाँ से निकलने का उपाय बताओ, पैसे का इंतजाम तो करना ही है। ठीक है, मैं शाम तक बताता हूँ। आप लोग कल सुबह ही निकलने की तैयारी कर लो। यहाँ से निकलने का ये ऐसा उपाय था जो लोगों को राहत की सांस नहीं लेने दे रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज पहाड़ को डरावना बना रही थी। सामने का पहाड़ जो परसों तक खूबसूरत लग रहा था, आज ऐसा लग रहा था ये हट जाए तो सामने देखा जा सके। इस समय शरद सबका तारनहार था। सब उसे घेरे बैठे थे। शरद सबको बता रहा था। मेरे दोस्तों ने बताया कि पवाली से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ सबकी चोटियां एक साथ देखी जा सकती हैं। पुराने समय में लोग केदारनाथ होकर इसी रास्ते से इन जगहों पर पैदल ही जाते थे। ये अपने बड़े बड़े बुग्यालों के लिए भी प्रसिद्ध है। कितना चलना होगा हमें? सुनीता ने पूछा। तो शरद थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, यही कोई 24 किलोमीटर। बीच में मकबू चट्टी नाम की जगह है जहां हम रुक भी सकते हैं। आप अकेले ही घूमते हैं? नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, कई बार अकेले ही प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता है, उसने थोड़ा हंसते हुए कहा और उसके घुंघराले झबरीले बालों की एक लट माथे पर लटक गई। उसे फिर से पीछे करते हुए उसने कहा, इस बार मैंने गलती कर दी। पहाड़ पर घूमने का मौसम 15 जून के पहले ही होता है। उसके बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और पहाड़ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक हो जाते हैं। इस बार मैंने देर कर दी। तो क्या आप हर साल ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं? उमेश ने पूछा। हाँ, मैं 4 साल से निकल रहा हूँ और अब तो मुझे इसका नशा हो गया है। बोलते हुए ही उसने देखा कि शर्मा अंकल और आंटी उदास बैठे हैं। अंकल आंटी, आप चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को लेकर ही जाऊंगा। बाकियों ने अपनी ओर से भी आश्वस्त दी। थोड़ी देर में होटल मालिक आ गया और उसने बताया कि गांव के बहुत से लोग उसी रास्ते से घनसाली जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग अपने खच्चर से भी जा रहे हैं ताकि उन पर सामान लाद कर लाया जा सके। ये सुनते ही सबकी जान में जान आ गई। अंकल आंटी तो भावुक होने की हद तक खुश हो गए। कम से कम सामने सीधे दिखती आफत से तो उन्हें निजात मिलने वाली थी, लेकिन रास्ते की अनदेखी, अनजानी बाधाओं के बारे में सोचकर सबको डर लग रहा था, क्योंकि बारिश के कारण पैदल का यह रास्ता भी फिसलन भरा हो गया होगा। ऐसा गांव के लोग बता रहे थे। रात में नीलिमा और उमेश स्थानीय लोगों की सहजता और मनुष्यता के बारे में बात कर रहे थे। शर्मा अंकल और आंटी होटल मालिक की सहायता के साथ साथ शरद, उमेश, नीलिमा और सुनीता के बारे में बात कर रहे थे, जो एक कठिन यात्रा में उनके सहयात्री बनने वाले थे। वे अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे, जिन्होंने उन्हें अकेले ही इस यात्रा पर भेजने में जरा भी संकोच नहीं किया। सुनीता अपने जीवन की उपयोगिता के बारे में सोच रही थी कि अगर वह इस आपदा में मर गई होती तो कोई दुखी होता भी या नहीं होता। माँ शादी के पहले ही साथ छोड़ गई। पिताजी ने 20 साल के होते होते पति के घर विदा कर दिया और चैन की सांस ली। ये सांस कोई पूरी खिंची भी नहीं थी कि सुनीता पति के घर से
वापस पिता के घर आ गई। इसी चिंता में 6 महीने के अंदर ही पिताजी भी चले गए। अब भाई भाभी का परिवार ही उसका परिवार है, जिसे वह भले ही अपना मानती हो, पर वह परिवार के बाहर ही समझी जाती है, पराई है। इस परायेपन के कारण ही वह अकेले ही यात्रा पर आई है और सोच रही है कि परसों की रात यदि वह गौरीकुंड में होती तो उसकी मौत पर कौन कितना रोता भी या नहीं रोता, इस दुनिया में कौन है जिसे उसकी जरूरत है, ये सोचकर सुनीता खुद रो रही है। केवल शरद ही अपनी आगे की यात्रा सुखद बनाने के लिए अच्छी नींद सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके कान में अलकनंदा का हाहाकार अभी बज रहा था। वास्तव में इस प्रलयंकारी आवाज से उबरने में लोगों को काफी वक्त लगा। इस यात्रा से निकलने के बाद भी सबको भोर में 5 बजे निकलना था। रात में किसी को नींद नहीं आई थी। सब 4 बजे से ही मंदिर के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए। 6 पर्यटक और 10-12 गांव के लोग 5 खच्चरों के साथ। होटल का मालिक तो 2 बजे से ही उठकर पर्यटकों के लिए शरद के आदेशानुसार ढेर सारे आलू के पराठे बनाकर बांधने में लगा था। मंदिर में मत्था टिकाकर और होटल के मालिक के घर के आदमी की तरह विदा लेकर लोगों ने चलना शुरू किया। अभी अंधेरा ही था, रोशनी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही थी, पगडंडी मुश्किल से ही नजर आ रही थी, सामान खच्चरों पर लादा जा चुका था। अंकल आंटी ने कुछ दूर पैदल चलना तय किया, वो हाथ पकड़े सबके बीच में चल रहे थे। सबसे आगे गांव के लोग थे, उनके पीछे शरद, फिर अंकल आंटी, उनके पीछे सुनीता और सबसे पीछे प्रेमी युगल उमेश और नीलिमा। आपातग्रस्त जगह को छोड़ते ही उनमें प्यार का भाव फिर से सेंध मारने लगा था। जब भी डर उनमें वापस लौटने की कोशिश करता, वे एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ लेते और वह अपने आप कमजोर पड़ने लगता। मिस्टर और मिसेस शर्मा लगभग 40 सालों से साथ हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा ने अपनी पत्नी का इतना ख्याल कभी नहीं रखा था। बात बात पर पत्नी पर गुस्से की बौछार करने वाले मिस्टर शर्मा पत्नी को सहेजते हुए से चल रहे थे। अपने इस बदले रूप से उन्हें खुद ही असहजता हो रही है, इसलिए बीच बीच में वे आंटी से जोर से बोल देते हैं, अरे देख कर चलो। धीरे धीरे अपना यह बदला रूप उन्हें भी अच्छा लगने लगा और वे उसी तरह आंटी का ध्यान रखने लगे जैसे उमेश नीलिमा का रख रहा था। वे आंटी का हाथ वहीं पर छोड़ते जहां पगडंडी पतली होती और जिस पर होकर 2 लोग नहीं चल सकते थे। थोड़ी देर चलने के बाद उमेश ने पीछे से आवाज लगाई, अंकल आंटी, आप लोग दिल्ली में टहलने जाते हैं या नहीं? हाँ बेटे, जाते हैं, तभी तो हम थोड़ा चलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, अंकल ने बताया। वहाँ और काम ही क्या है, दिन भर दीवार ताकना और सुबह शाम टहलना, आंटी ने थोड़ा रुककर सांस लेते हुए कहा। आगे थोड़ी सड़क थी, इसलिए सब पास पास आ गए और सुस्ताने के लिए एक एक पत्थर पर बैठ गए। सूरज भी अब पहाड़ से बाहर झांकने लगा था और बता रहा था कि आज मौसम भी ठीक होने वाला है। इस पहाड़ी जंगल की हरियाली कई दिन बाद दिखी सूरज की किरणों के साथ खेल में व्यस्त हो गई। वे हल्का हल्का हिल रही थी और सूरज उन पर शीशा चमका रहा था, जिससे पत्तियां बीच बीच में खिलखिला पड़ती थीं और उन पर जमी पानी की बूंदें गिरने लगती। चटर चटर ची के सुर में एक काले सफेद लंबे पूंछों वाला पक्षी अपने साथियों को कहीं चलने के लिए आवाज लगा रहा था। पूरा जंगल जाग रहा था। विनाश लीला से दूर इस शांत सुबह को आंखों में और उसकी ताजी और सीली हवा को फेफड़ों में भरते हुए सबने पीछे छूट चुकी चीजों को दिमाग से निकालने का प्रयास किया। लेकिन 2 ही मिनट बाद खच्चर पकड़े गांव के एक आदमी ने सबको आवाज दी, साहब चलते रहो, आगे चलकर बैठना। सबको आवाज देने वाले इस युवक का नाम त्रिभुवन है। उम्र लगभग 30 साल है, पर 40 का लगता है। घर में माँ बाप, 3 बड़े भाई और सबका परिवार है। एक भाई खेती का काम करता है, दूसरा घनसाली में होटल पर काम करता है और खुद त्रिभुवन केदारनाथ में खच्चर पर सवारी होता है। 13 जून को वहां उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वह घर लौट आया था। जिस दिन यह आपदा घटी उसी दिन वह ठीक होकर वापस लौटने वाला था। ये तय है कि महीनों तक उसका काम बंद रहने वाला है, इसलिए पैसों के बदले वह पर्यटकों को घनसाली तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ चल रहे लोगों में से एक रामदर्श है, जिसकी उम्र 50-55 के आसपास है। त्रिजुई नारायण में उसकी चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान है। अब काफी दिनों तक पर्यटकों के आने की संभावना समाप्त हो गई, यानी उसकी कमाई ठप हो गई। इसलिए वह अपना खच्चर लेकर इनके साथ निकल पड़ा है।
धर्मशाला में कुछ दिन रुककर वह कमाई करेगा, फिर वापसी में अपनी दुकान के लिए सामान लेकर लौटेगा। तीसरे एक लड़के से दिखने वाले शंकर की उम्र 20-22 वर्ष है, यानी शरद का हम उम्र है। अभी वह धर्मशाला के ढाबे पर काम करने वाले अपने भाई तक घर की कुशलता की सूचना देने जा रहा है। आते वक्त उनसे कुछ सामान और पैसे भी लेकर लौटेगा। गांव के जितने लोग भी जा रहे थे, उन सबके पास गांव से बाहर मैदान और अन्य कई जगह पर रहने और कमाने वालों के फोन नंबर साथ में थे, जिन्हें उनके घर की सलामती की सूचना देनी थी। यानी ये लोग सिर्फ पर्यटकों के गाइड नहीं, बल्कि गांव के विशेष दूत के रूप में जा रहे थे। इनमें सबसे मुखर त्रिभुवन ही था, क्योंकि वह लंबे समय से केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों को डील करता रहा है। लगभग आधा घंटा चलने के बाद रामधर्ष ने एक बड़े से पत्थर पर सबको थोड़ी देर सुस्ताने की इजाजत दे दी। जब सब सुस्ता रहे थे तो शरद ने एक काम किया, जिससे सब आश्चर्य में पड़ गए और खुशी से लगभग चिल्ला उठे। उसने अपने पिट्ठू बैग से एक थर्मस निकाला और उसके ढक्कन में चाय डालकर आंटी की ओर बढ़ा दिया। ये है सुबह का अमृत, जिसके लिए बाकियों को इंतजार करना पड़ेगा। सब हंसने लगे। आंटी ने चाय वापस शरद को पकड़ाते हुए कहा, 2 और लोग मेरा साथ दे सकते हैं। उन्होंने अपने पर्स से छोटी छोटी 2 गिलास निकालकर शरद की ओर बढ़ा दिया। अंकल को भी चाय मिल गई, साथ ही पहले तुम पहले आप करते हुए सुनीता को। बाद में बाकी बच्चे 3 लोगों ने चाय पी। उमेश ने शरद से पूछा, ये कमाल तुमने कब कर लिया यार? सुबह मैंने डबल चाय का ऑर्डर दिया था और बची हुई चाय थर्मस में भर लिया, शरद ने विजेता की तरह जवाब दिया। और थर्मस? नीलिमा की उत्सुकता अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो मैं गर्म पानी के लिए रखता हूँ। गांव के लोग सबका चाय प्रेम देखकर मुस्कुरा रहे थे। शरद ने उनसे पूछा, हालांकि यदि वे हाँ कर देते तो चाय पूरी ही नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चाय पीने के बाद सब फिर से चल पड़े। चौड़ा मार्ग सिकुड़कर फिर से पतला हो गया और पगडंडी में बदल गया, जो कि जंगल के अंदर अंदर से होकर जा रही थी। पेड़ों के नीचे से होकर गुजरती हुई ये पगडंडी अचानक सबको खुले आसमान के नीचे खड़ा कर देती तो सब चौंक पड़ते। बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा हो गया था, जिससे कई जगह पर तो पैर काफी जमा जमा कर चलना पड़ रहा था। आंटी अभी भी खच्चर पर सवार नहीं हुई थी। इसके पीछे कारण ये था कि उन्हें उस पर बैठने में डर लग रहा था। वैसे भी ये यात्रा सब लोग डर के माहौल में कर रहे थे। रह रहकर लोगों को अलकनंदा का हाहाकार और वहां का दृश्य याद आ जाता। ये यात्रा शरद को छोड़कर बाकियों के लिए मजबूरी की यात्रा थी, इसलिए उसके अलावा कोई भी इस यात्रा का मजा नहीं ले पा रहा था। उमेश और नीलिमा भी नहीं, जिनके जीवन में घटनाएं तेजी से घट रही थी। उन्हें रह रहकर याद आता कि उनके घरों में हलचल मच गई होगी। लोगों का जीवन बचाने वाला ये रास्ता भी लोगों में डर ही पैदा कर रहा था। जहाँ पांव के नीचे दबा पहाड़ था और हर तरफ जंगल। इस कारवां के लोगों के अलावा अभी तक एक भी इंसान नहीं दिखा था। उमेश ने त्रिभुवन से पूछा, यहाँ तो जानवर भी होंगे? गुलदार हैं जी। नाम से लोगों ने सोचा कोई छोटा सा प्यारा सा जानवर होगा। ये क्या होता है? नीलिमा ने पूछा। बाघ होता है, पर उससे छोटा होता है, त्रिभुवन ने बताया तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अंकल ने तुरंत पूछा, नरभक्षी होता है? जी, जानवर खाता है, कभी कभी आदमी पर भी हमला करता है। अच्छा, रास्ते मिल भी सकता है? सुनीता ने डरते हुए आंखें फैलाए पूछा। अरे डरिए नहीं दीदी, आप लोग तो औरत हैं, वो तो आदमियों पर हमला करता है, उमेश ने हंसते हुए कहा और सोचा कि कहाँ से सवाल पूछ लिया, जिसने सबको और भी सांसत में डाल दिया। नहीं, सच सच बताइए, कभी उसने गांव में हमला किया है? सुनीता ने बच्चों की सी उत्सुकता से पूछा। कभी कभी भी ऐसा होता है कि उसने गांव में घुसकर जानवरों और बच्चों पर हमला किया है। वैसे तो वो जंगल में ही रहता है। त्रिभुवन ने डर कम करने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने कहा, लेकिन ये तो जंगल ही है, सामने आ गए तो? नहीं, वो तो खुद ही इंसानों से दूर रहता है। पानी पीने के लिए कभी कभी हमारे गांव के नीचे वाले झरने पर जाता है तो हम खुद ही हट जाते हैं, और अगर उसने पहले देख लिया तो वो भी हट जाता है। न वो हमें परेशान करता है और न हम उसे। काश ऐसा व्यवहार इंसान प्रकृति और एक दूसरे से भी कर पाते हैं। ऐसा कहकर नीलिमा ने बातचीत की दिशा ही मोड़ दी। ये प्रलय भी इसी प्राकृतिक छेड़छाड़ का नतीजा है। पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सारे इंसानों को दोष क्यों दे रही थी? त्रिभुवन जी ने बताया ना कि वे और बाघ कैसे एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए आराम से रहते हैं।
प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली छेड़छाड़ तो हमारी सरकारें ही कर रही। पहाड़ पर टिहरी बांध बनाने का कितना विरोध हुआ, लोकल लोगों ने भी किया और वैज्ञानिकों ने भी, फिर भी सरकार ने बनवा दिया। नर्मदा को ही देख लो, वहां भी सरकार ने यही काम किया। अरे बेटा, बिजली भी तो चाहिए, बांध तो बनाने पड़ेंगे, विकास के लिए कुछ न कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, शर्मा अंकल ने कहा। लेकिन अंकल, जो विकास आगे चलकर विनाश ले आए उसे विकास कहना ठीक है क्या? ऊपर से लोकल लोगों का अपने विकास का मौलिक रास्ता भी बंद होता जा रहा है, उमेश ने कहा। पर हमें बिजली चाहिए ही ना, अंकल ने कहा और त्रिभुवन को आवाज देकर पूछा। क्यों भाई, टिहरी में बांध बनने के बाद पहाड़ पर बिजली आई ना? नहीं साहब, बिजली पानी दोनों दिल्ली भाग गया, त्रिभुवन ने कहा और उसके साथ सब हंसने लगी। हंसने से उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी नजर आने लगी। सच यही है, विकास की कीमत जो लोग चुका रहे हैं उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उमेश ने अपने पक्ष में माहौल बनते देख उत्साह से कहा। इस विकास के पीछे उजड़े हुए लोगों का एक हुजूम खड़ा हुआ है। शरद ने भी बहस में हिस्सा लेना चाहा, लेकिन ये बहस यहीं रुक गई क्योंकि आंटी की आंख सुस्ताने के लिए एक पत्थर पर टिक गई और वह एक पत्थर पर बैठ गई। उन्हें देखकर सब रुक गए। अब तुम खच्चर पर बैठ जाओ, रास्ता बहुत लंबा है, अंकल ने कहा तो आंटी ने नहीं नहीं कहा। हिम्मत दिलाने के लिए अंकल ने कहा, चलो अब मैं भी खच्चर पर बैठकर चलूंगा, गिरे दोनों साथ ही गिरेंगे। सब हंसने लगे। उमेश ने त्रिभुवन को आवाज दी तो वो खच्चर लिए अंकल आंटी के पास आ गया। आंटी डरते हुए खच्चर पर चढ़ गई, लेकिन डर के कारण वह सीधा न बैठकर आगे की ओर झुकी हुई थी, जिससे खच्चर का कान आंटी के मुंह से टकरा गया। अब उस पर इतना भी प्यार मत जताओ, ये मुझसे अच्छा नहीं है, अंकल ने चुटकी ली। सब जोर से हंसने लगे और आंटी झेप कर सीधी हो गई। दूसरे खच्चर पर अंकल बैठ गए। सुनीता से भी बैठने को कहा गया, लेकिन उन्होंने अभी कुछ दूर और चलना पसंद किया। सुनीता भले ही दिखने में ज्यादा की दिखती थी, लेकिन थी तो अभी भी युवा ही। जिंदगी के थपेड़ों ने उन्हें असमय बूढ़ा बना दिया था। उन्हें पैदल चलने में अच्छा लग रहा था। अब सबकी चाल में थोड़ी तेजी आ गई, क्योंकि आंटी अंकल के कारण लोग धीरे चल रहे थे। गति तेज होने के कारण लोगों की बातचीत भी कम हो गई। पगडंडी भी इतनी पतली हो गई थी कि इस पर एक ही व्यक्ति चल सकता था, इसलिए सब लाइन बनाकर चल रहे थे। सब चुप थे, लेकिन सबके अंदर कुछ न कुछ चल रहा था। इस तरह चलते हुए सब अगले 2 घंटे में मग्गू घाटी पहुंच गए। ये इस रास्ते का बीच का पड़ाव है, जहां यात्री रुककर थोड़ा सुस्ताते हैं और कुछ लोग रात भी बिताते हैं। लेकिन इस वक्त ये वीरान पड़ा हुआ था। छोटी छोटी दो झोपड़ियां हैं, लेकिन इसमें कोई भी इंसानी चिन्ह नहीं है। त्रिभुवन ने इसके अंदर झांक कर जायजा लिया और बताया कि लोग जा चुके हैं। बारिश का मौसम आते ही वे चले जाते हैं। सबका मन फिर से निराश और दहशत से भरने लगा। हम जिंदा अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं, आंटी ने धीरे से अंकल से कहा। अंकल चुप रहे और सुनीता भावुक हो गई। लगता है भगवान हमारे साथ नहीं है, कहने के साथ ही अपने आंसू भी पोंछने लगी। सुनीता को अपने मनोभावों पर खुद आश्चर्य होता है। कभी वो सोचती है कि वह इस दुनिया में बोझ की तरह है, लेकिन मौत का खतरा सामने देखते ही उसमें जीने की इच्छा जाग उठती। लगता है कि जैसे कुछ छूट रहा है। अब तक हर मुसीबत का सामना उसने अपने इसी भाव के हावी होने के कारण किया। भगवान हो न हो, त्रिभुवन, रामदर्श और शंकर जो हमारे साथ हैं, ये ही हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। क्यों त्रिभुवन जी, क्या हम यहाँ रुककर कुछ खा सकते हैं? शरद ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे सबके चेहरे पर मामूली सी पर मुस्कान आ ही गई। हाँ साहब, यहाँ खा लो, पास में पानी का सोता भी है, त्रिभुवन ने कहा, साथ ही खच्चर पर से उतरने में आंटी की मदद भी की। 2 गोल बन गए, एक त्रिजुगी नारायण के स्थानीय लोगों का, दूसरा पर्यटकों का। पर्यटकों ने साथ लाया आलू का पराठा खाया, स्थानीय लोगों ने अपने घर से लाई रोटी और अलग अलग भुजिया और साग खाया। सोते का ठंडा पानी पिया। खाते हुए भी सब पर्यटक परेशान थे कि अभी न जाने कितना और चलना है। खाने के बाद उमेश ने त्रिभुवन से तहकीकात की। क्यों भाई, यहाँ से और कितना दूर है? सूरज डूबने तक पहुंचोगे साहब, त्रिभुवन ने निश्चिंत होकर कहा। उमेश ने घड़ी देखी, अभी 12 बजे थे, यानी 4-5 घंटे अभी और चलना था। शरद को छोड़ सबका चेहरा लटक गया था। आगे से सुंदर दृश्य मिलने वाले हैं कि आप सबकी थकान उतर जाएगी, शरद ने चहकते हुए कहा, लेकिन जवाब में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खाने के बाद 10 मिनट आराम करके सब फिर से चल पड़े। इस बार शरद सबसे आगे था, बाकी सब उसके पीछे गांव के लोग थे।
अक्सर वह पगडंडियों वाला रास्ता छोड़ जंगल में ऊपर की ओर चला जाता और कुछ देर बाद सामने आकर सबको चौंका देता। ऐसे ही एक बार जब वो सीधा रास्ता छोड़कर गायब हुआ तो 15-20 मिनट तक सामने आया ही नहीं। सब डरने लगे। रास्ता भूल गया होगा, क्या जरूरत थी रास्ता छोड़ छोड़कर चलने की? अंकल ने झुंझलाकर कहा। उमेश ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, फिर स्थानीय लोगों से उसे खोजने के लिए कहा। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी और सभी को गुलदार की याद आ गई। शंकर उसे खोजने के लिए अभी आगे बढ़ा ही था कि पहाड़ों में गूंजती आवाज आई, ए ओ। वो आवाज अवरोही क्रम में तेज से मध्यम होती गई। सब चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज फिर आई, उमेश। सबको समझ में आ गया कि ये शरद की ही आवाज। उमेश ने पलट कर आवाज लगाई, शरद। चारों ओर खड़े पहाड़ों ने दोहराया, शरद। इस आवाज के बाद थोड़ी ही देर में शरद हंसते हुए प्रकट हो गया। उसे देख अंकल ने डांट लगाई, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, साथ में ही चलोगे। शरद ने मुंह के पास हाथ लाकर गोला बनाया और जोर से कहा, ठीक। पहाड़ों में उसका वादा गूंज उठा और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। शांत होने के बाद नीलिमा ने ठीक उसी तरह मुंह के पास हाथ लाकर लाउड स्पीकर बनाया और जोर से कहा, उमेश। पहाड़ों के शांत होने के बाद उमेश ने पुकारा, नीलू। पहाड़ अभी पूरी तरह रुके भी नहीं थे कि उसने आगे कहा, आई लव यू। पहाड़ों ने जब उसे दोहराया तो नीलिमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और आंखें तरल होकर चमकने लगी। झील में भी चांद झांकता है तो झील चमकने के साथ थिरकने भी लगती है। सबको दोनों का प्यार मोहित करने वाला लगा। उमेश ने जब देखा कि सब उन्हें ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो उसने झेप कर शर्मा अंकल से कहा, अंकल आप भी आंटी का नाम पुकारिए। शर्मा अंकल हे कर हंसने लगे तो नीलिमा ने मचल कहा, बुलाइए ना अंकल। अरे मेरी आवाज तेज नहीं है, अंकल ने पीछे चुड़ाते हुए कहा। तो शरद ने कहा, अरे जितना भी है उसी को गले से बाहर निकालिए, पहाड़ आपका साथ देंगे। अंकल थोड़ा शर्माए, फिर गला साफ किया और चिल्ला पड़े, शकुंतला। पहाड़ों ने अंकल की जितनी भारी आवाज में ही दोहराया। सब हंसने लगे और आंटी शर्मा गई। सुनीता ने अब आंटी का नंबर भी लगा दिया। आंटी अब आप अंकल को बुलाइए। मैं कैसे बुलाऊंगी? आंटी एकदम झेप गई। जैसे अंकल ने बुलाया वैसे ही सुनीता ने कहा, नहीं मैं नहीं बुला पाऊंगी। अरे बुला देना, मैं भी सुनना चाहता हूँ, अंकल ने कहा। शरद ने कहा, आंटी अब तो बुलाना ही पड़ेगा, चलो सब शांत हो जाओ। सब शांति से सुनने लगे। आंटी थोड़ी देर असमंजस में रही, मुस्कुराती हुई अंकल की ओर देखा, हाथ का लाउड स्पीकर बनाया और थोड़ी देर रुकने के बाद आवाज निकाली, शर्मा जी। पहाड़ों ने आंटी की आवाज भी धीरे से वापस की, शर्मा जी। सब हंस हंस कर दोहरे हो गए। आंटी मुस्कुरा रही थी और गांव के लोग इनकी हंसी सुनकर मुस्कुरा रहे थे। एक बार फिर सबने पानी पिया और चल पड़े। यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी और सबकी दोस्ती थी। रास्ता और रास्ते में होने वाली ये छोटी छोटी घटनाएं लोगों को 2 दिन पहले देखी गई आपदा को भूलने में मदद तो कर रही थी, लेकिन उसकी दहशत बार बार लोगों को घेर ही लेती थी। पहाड़ों की पगडंडियों और कुछ छोटे छोटे खड्डों को पार करने के बाद सबके कान में घंटी की बेहद मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। पहले तो लोगों ने सोचा कि उन्हें ही ऐसा भ्रम हो रहा है जैसे अलकनंदा के हाहाकार की आवाज उनके कान में लगातार गूंज रही है। इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी इस वक्त तक सब थक कर इतना चूर हो चुके थे कि पिछले 1.5 घंटे से किसी ने एक भी बात नहीं की थी। बारिश की संभावना भी दिखने लगी थी और लोग डर रहे थे कि ऐसा न हो कि अंधेरा हो जाए और वो लोग पवाली कांठा तक पहुंच ही ना सकें। ऐसे में घंटी की आवाज दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा सुखद लगने लगी। थोड़ी देर में सब एक दूसरे को और फिर इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही। शरद सबको पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया और नजरों से ओझल हो गया। इस बार उसके जाने पर किसी ने चिंता नहीं की क्योंकि जंगल समाप्त हो रहा था। दूसरे अब थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि दिमाग के पास चिंता करने की भी ताकत नहीं बची थी। सब इधर उधर देखते चलते रहे। तभी शरद की आवाज पहले की तरह आई, ए हो। किसी ने कोई आवाज नहीं दी, लेकिन पहाड़ हर वक्त ऐसी शरारतों का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। उसने सारी आवाज वापस घाटी में उछाल दी। थोड़ी देर बाद फिर शरद की आवाज आई, हम स्वर्ग में पहुंच गए, जल्दी आओ जल्दी आओ। सबके चेहरे खिल गए। उमेश ने इस बार जवाबी आवाज बोली, स्वर्गवासी तो नहीं हो गए?
नहीं, पर होने का मन कर रहा है। शरद की इस आवाज पर सबने राहत की सांस ली, साथ ही स्वर्गवासी वाला मजाक उन्हें कचोट ले गया। उमेश भी झेप गया। सब इसी खतरे से बचकर तो आ रहे थे, और आगे क्या होना है कोई नहीं जानता था। सुनीता ने डरी हुई खुशी के साथ कहा, लगता है हम बच जाएंगे। वह पगडंडी जिस पर सब चल रहे थे पूरी मुड़ गई, और जैसे ही मुड़ी सब हतप्रभ रह गए, जैसे स्टेज का पर्दा अचानक खुल गया हो, जैसे रात में लाइट देर तक गायब रहने के बाद अचानक आ गई हो, जैसे आंख की पट्टी कई दिनों के बाद खोल दी गई हो। सामने नीले और हरे रंग का अद्भुत संयोजन था। खुला आसमान और हरी पहाड़ियां, सामने के सारे पहाड़ अब तो देखे गए पहाड़ों से एकदम अलग थे। जैसे यहाँ आकर पहाड़ों ने मान लिया हो कि आसमान से ऊंचा कुछ भी नहीं। ये पहाड़ ऊंची चोटी वाले नहीं थे, बल्कि गोल थे, जिन पर आराम से दौड़ा जा सकता था। इन पर फैली घास भी ऐसी थी जैसे किसी ने धानी चादरें फैला दी हों, जिन पर छोटे छोटे असंख्य रंग बिरंगे फूल काट दिए गए हों। ये ही पवाली कांठा के प्रसिद्ध बुग्याल थे, जिन्हें देखने के लिए शरद अकेले ही दिल्ली से निकल पड़ा था। उन्हें तो नीलिमा हाथ पकड़े इस चादर पलेटने के लिए दौड़ पड़े। उनके अंदर ताकत फिर से लौट आई थी। शरद पहले से ही वहां लेटा हुआ था। उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो घनी घास पर बेहद खूबसूरत दिख रही थी। ऊपर का आसमान इतना साफ और नीला था जैसे उसे अभी अभी धो पोंछ कर चमकाया गया हो। बीच बीच में सफेद बादल भी पर्यटकों की तरह सैर कर रहे थे। उमेश और नीलिमा दौड़ते हुए बढ़े और शरद के पास ही लेट गए। इसके बगल थोड़ी नीचे वाली पहाड़ी पर धानी मैदान में ढेर सारी सफेद भेड़ें चर रही थीं। उनसे थोड़ी दूर बैठा चरवाहा अपनी बांसुरी पर कोई पहाड़ी धुन बजा रहा था। ये सब कुछ इतना सुंदर और मोहक था कि थकान तो उतर ही गई, पुरानी बुरी यादें भी मन से निकल गईं। हर तरफ बस खूबसूरती थी। इसके बीच बैठे लोग भी अपने को खूबसूरत महसूस करने लगे। सुनीता, जो इस यात्रा को इस आपदा से निकलने का रास्ता भर समझ रही थी, इस खूबसूरती में खोकर एकदम शांत हो गई, जैसे वह यहीं आने के लिए भाई भाभी का विरोध झेल कर निकली थी, जैसे यही उसकी मंजिल हो और अब यहाँ से उसे कहीं नहीं जाना है। यही भाव जब थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान आध्यात्मिक हो जाता है। वह इसी ओर बढ़ती जा रही थी और गोरखपुर में जीवन की भागदौड़, संघर्ष, भविष्य की चिंता सब उसे निरर्थक लगने लगी। वह सम्मोहित से चुपचाप बैठी रही, लेकिन नीलिमा में यह समा दूसरा भाव पैदा कर रहा था, जो उसे प्यार के रास्ते, संसार की ओर ले जा रहा था। उसने धीरे से उमेश से कहा, लगता है हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं, जहाँ सृष्टि अभी जन्मे ही नहीं है। तुम श्रद्धा हो और मैं मनु। उमेश ने प्यार में भरकर कहा और उसका हाथ चूम लिया। आंटी, अंकल और बाकी लोग भी आ गए। खच्चर से उतरकर वे भी घास पर बैठ गए। इतनी देर बाद उन्हें यही बात अच्छी लग रही थी कि वे जमीन पर बैठे हैं, खच्चर पर नहीं। खच्चरों को चढ़ने के लिए इतनी मुलायम घास मिल गई, इसलिए वे भी खुश हो गए। इस स्वर्ग में थोड़ी देर सुस्ताने के बाद आंटी ने कहा, यहाँ एक भी घर नहीं है, हम रुकेंगे कहाँ? बुग्यालों के आगे बस्ती है, मैंने पढ़ा था, शरद ने बताया। फिर त्रिभुवन से चिल्लाकर पूछा, भाई कितनी दूर है बस्ती? बस थोड़ा ही और है, त्रिभुवन ने जवाब दिया। लेकिन आंटी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि त्रिभुवन तो यात्रा शुरू होने के साथ ही बोले जा रहा है, बस थोड़ा और है। आंटी ने झल्ला कर कहा, तुम तो शुरू से यही कहते आ रहे हो, हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर सुस्ता सकते हैं? शरद ने पूछा। लेकिन त्रिभुवन आंटी की बात सुनकर थोड़ा झेपा हुआ और असमंजस में था। उसने जवाब दिया, हाँ, पर बारिश आ गई तो दिक्कत होगी। सबको आश्चर्य लगा कि आसमान तो साफ है, फिर बारिश कहाँ से आ जाएगी? पर पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, बादल आसमान से नहीं उतरते, बल्कि आपको छूते हुए आपके आसपास डेरा डाल देते हैं और बर्फ भी पड़ती है। अगर मैं कुछ दिन पहले आया होता तो मैं एक दो रोज यहीं रुक जाता, शरद ने अफसोस के साथ कहा। यहाँ थोड़ी देर टहलकदमी करने के बाद सब चलने के लिए तैयार हो गए। आगे का रास्ता तो और भी खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर है, जहां से पहाड़ की सभी चोटियां नीचे दिख रही थी और दाईं तरफ दूर बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे थे। शरद अपने कैमरे से फोटोग्राफी भी करता चल रहा था। चाहता तो उमेश भी था, लेकिन उसका फोन डिस्चार्ज होने के कगार पर था और वो चाहता था कि नेटवर्क मिलते ही वह घर पर फोन कर सके। शरद ने सबकी फोटो ली, खच्चरों की भी। कुछ इन दृश्यों में खोए हुए और कुछ थके हुए लोग चले जा रहे थे कि पहले कुत्तों के भौंकने की आवाज,
और फिर कुत्ते ही सामने आ गए। ये आम कुत्ते नहीं थे बल्कि ऊंचे और झबरीले थे। देखने में जितने ही रोबीले लग रहे थे, इनकी आवाज उतनी ही दयनीय सी थी, जैसे आवाज गले में फंसी सी हो। जब कुत्ते दौड़ते हुए आगंतुकों की ओर आ रहे थे तो सब डर गए। शरद ने अपना बैग खोला और बिस्कुट निकाल कर इनकी ओर फेंकने लगा। बिस्कुट पाकर धीरे धीरे ये शांत हो गए और इस कारवां के साथ साथ चलने लगे। उमेश ने आश्चर्य में पढ़कर पूछा, कैसे जानते हो यार ये सब? शरद मुस्कुराने लगा, 4 साल से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, इन सबकी आदत जान गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही सामने 2-3 ऊंची और तिकोने छतों वाली बांस से बनी झोपड़ियां दिखने लगी। इन झोपड़ियों के पीछे की ओर भूरे बालों वाली काली भैंसें बंधी थी। इस घर के रूप में इंसानी चिन्ह का दिखना आपदा में बचकर निकले और सुबह से पहाड़ चढ़ते पर्यटकों को बहुत ही राहत देने वाली घटना थी। सबकी जान में जान आ गई। हम यहीं रुकेंगे ना? अंकल ने त्रिभुवन से पूछा। नहीं साहब, गांव तो थोड़ा आगे है, ये गुजरों के घर हैं। त्रिभुवन ने जवाब दिया। सबके चेहरे उतर गए, लेकिन मन आश्वस्त हो गया कि ये यात्रा अब समाप्त होने वाली है। शरद मन में सोचने लगा कि अगर वो अकेला होता तो यहीं रुक जाता। इन लोगों के बारे में पढ़ा था कि ये खानाबदोश लोग हैं और यहाँ गर्मियों में ही डेरा डालते हैं, उसके बाद नीचे चले जाते हैं। देहरादून और ऋषिकेश में भी उसने इन लोगों के घरों को देखा है। ये लोग भैंस पालते हैं और उसका दूध ही इनकी आमदनी का जरिया है। देखने में ये लोग कश्मीरियों की तरह खूबसूरत दिख रहे थे। खूबसूरत बच्चे और महिलाएं इन झोपड़ों से निकलकर इस कारवां को कौतूहल से देख रहे थे। यहाँ से आधा घंटा और चलने के बाद कवाली गांव आ गया। दूर से ही गांव दिखता देख सबके मन में ऐसी तसल्ली होने लगी जैसे उनकी इस यात्रा की मंजिल यही गांव हो। ये दूसरे पहाड़ी गांवों से कई मायनों में अलग था। एक तो यहाँ पहाड़ी गांवों की तरह घर ऊंचे नीचे नहीं बने थे, बल्कि एक बड़े से विस्तृत मैदान में थे, जो कि घने मैदानी गांवों की तरह लग रहा था। इनका घना बसा होना भी उन्हें पहाड़ी गांवों से अलग कर रहा था। इस गांव में मैदानी गांव की तरह ही गलियां भी थी। यहाँ के घर पत्थर और फूस के बने थे। इस वक्त सूरज डूब चुका था, लेकिन उसका उजाला अभी नहीं हुआ था। इसके अंधेरा कोने में दुबका उसके भी डूब जाने का इंतजार कर रहा था। बिजली का यहाँ नामो निशान नहीं था। इतने सारे पर्यटकों को देखकर गांव के बहुत सारे लोग, जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा थे, घरों के बाहर निकल आए थे और उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। राम दरस सबसे आगे था। उसने सबसे आगे खड़े गांव के आदमी से थोड़ी देर बात की और आदमी ने एक बार फिर सबको देखा। थोड़ा समंजस के साथ आगे बढ़ने लगा। रामदरस ने सबको पीछे आने के लिए कहा। थोड़ा आगे जाकर आदमी एक झोपड़े के आगे रुक गया और सबको अंदर जाने का इशारा किया। इसमें सबको झुक कर जाना पड़ा, लेकिन अंदर जाने पर सीधा खड़ा हुआ जा सकता था। अंकल आंटी से तो अब चला भी नहीं जा रहा था। वे वहां पहले से निश्चित द्वार पर बैठ गए। त्रिभुवन ने गांव के आदमी से बात कर बताया कि आज रात उन सबको इसी घर में रुकना है। ये लोगों के लिए तो पर्याप्त बड़ा कमरा था, लेकिन अगर इस यात्रा में शामिल सभी 17 लोगों को रुकना हो तो ये कमरा छोटा था। इसलिए सब एक दूसरे को देखने लगे। त्रिभुवन ने उन्हें बताया कि गांव के बाकी लोगों के रुकने का इंतजाम अगल बगल में ही है। सुनते ही सब अपना सामान पुआल पर पटक कर बैठ गए और घर पर एक नजर डाली और राहत की सांस ली कि ये बुरा नहीं है। जल्दी ही पुआल पर कंबल भी डाल दिए गए, जिससे ये और भी आरामदायक हो गया। अगर इस कमरे में रुकने में कोई असुविधा हो भी तो फिलहाल ये कमरा इस समय सबको किसी 5 सितारा होटल के बराबर ही लग रहा था। उमेश ने पहले ही चाय और खाने के बारे में पता कर लिया था। चाय तो उन्हें मिल सकती थी, लेकिन इतने लोगों के खाने का इंतजाम करना फिलहाल संभव नहीं था। अंधेरा तेजी से निकलकर बाहर फैल रहा था। गांव के सोने का समय हो रहा था। पर्यटकों को खाने की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि अभी भी सबके पास पर्याप्त पराठे थे। चाय के साथ ही सबने खाना भी खा लिया। खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए उमेश सबसे पहले बाहर निकला और वहीं से चिल्ला पड़ा, नीलिमा जल्दी से बाहर आ जाओ। नीलिमा पराठा खाते हुए ही बाहर की ओर भागी। पहले उसने घबराहट में उमेश की ओर देखा और वह जिधर देख रहा था उधर देखकर हतप्रभ रह गई। दोनों के ऊपर और अगल बगल भी एकदम साफ सुथरा काला आकाश था, जिसमें असंख्य तारे ऐसे झिलमिल कर रहे थे जैसे उन्हें किसी ने सजाया हो। वे इतने पास लग रहे थे कि लगता था इन्हें हाथ उठाकर तोड़ा जा सकता है, पर इतने सुंदर लग रहे थे कि किसी का भी इन्हें तोड़कर उसकी खूबसूरती में
दखल देने का मन न करें। फिर भी नीलिमा ने धीरे से कहा, उमेश, यहाँ तो तुम मेरे लिए तारे आराम से तोड़ सकते हैं। आंटी को वो सहारा देकर जबरन बाहर लेकर आया, लेकिन जब बाहर आए तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। इतना सुंदर रात का आसमान उनमें से किसी ने आज तक नहीं देखा था। शरद ने भी नहीं, जो कि पहाड़ों पर घूमता रहा था। इतना काला आसमान, इतने तारे और इतने चमकदार तारे ये कव्वाली में ही दिखना संभव था। तारों की झुंझुनाहट भी यहाँ कुछ ज्यादा ही थी। अपनी आकाश गंगा इतना साफ दिख रही थी कि आज ही उन्हें अच्छी तरह समझ में आया कि उसे आकाश की गंगा क्यों कहते हैं। आसमान में बुढ़िया नदी एकदम साफ दिख रही थी। ठंड लगने पर अंकल आंटी अंदर चले गए, बाकी लोग बाहर ही खड़े रहे और इस खूबसूरती को अपने दिमाग में संजो लेने का प्रयास करते रहे। शरद, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ जाऊं? उमेश ने पूछा। शरद समझ गया कुछ मजाक की बात है। उसने हंसते हुए पूछा, क्यों? नीलिमा के लिए तारे तोड़ना है। सब हंसने लगे। ठीक है, फिर तुम्हारे कंधे पर चढ़कर मैं भी तोड़ूंगा, शरद ने कहा। तुम्हें किसे देना है? उमेश ने पूछा। सुरक्षित रख लूंगा, बाद में तो मुझसे भी डिमांड की ही जाएगी। उस समय मैं कहाँ से लाऊंगा? शरद ने भी सबको हंसा दिया। बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए सब अंदर आ गए। झोपड़ी का दरवाजा, जो कि लकड़ी का था, बंद कर दिया गया। आंटी बैठकर अपने पैरों पर बाम बन रही थी और अंकल लेटे लेटे ही अपना पैर सहला रहे थे। सुनीता ने आंटी से बाम लेकर उनके पैरों पर लगाने की जिद की तो आंटी मान गई। उमेश ने अंकल के पैर में लगा दिया। बाम लगते ही वे सो गए। कमरे में एक और आग जल रही थी। ये चारों उसके सामने बैठ गए और खुद को गरमा कर जल्दी ही सो गए। सुबह प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज से सबकी नींद खुली। यहाँ इसकी आवाज भी सबको स्वादिष्ट लगी। उठने पर सबको अपने पैर का हाल पता चला। किसी से ठीक से चला नहीं जा रहा था। अंकल और आंटी का तो और भी बुरा हाल था। आंटी को तो रोना आने लगा कि अब वे आगे चल नहीं पाएंगे। अंकल ने बिना कुछ कहे उनका हाथ पकड़ा और सहारा देकर थोड़ा चलने को कहा। थोड़ा चहलकदमी के बाद जाम हो गए पैर थोड़ा खुलने लगे, लेकिन सबको समझ में आ गया कि आज की यात्रा और भी कठिन होने वाली है। चूंकि आज की यात्रा उन्हें उस जगह पहुंचाने वाली थी जहां से उनकी इस कठिनाई का खात्मा होने वाला था, इसलिए सबने हिम्मत बांधे रखी। खाने में क्या खिला रहे हैं? अंकल ने काफी देर बाद कुछ कहा। दाल चावल रोटी सब्जी। गांव के आदमी, जिसका नाम कैलाश था, ने बताया। सबके मुंह में पानी आ गया। अंकल ने शरद से पूछा, तो भाई शरद, आगे खाना कहाँ मिलेगा? शाम के पहले तक शायद घनसाली पहुंच जाना चाहिए, वही खाना मिलेगा। वहाँ फोन का नेटवर्क मिलेगा ना? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आधे घंटे में खाना तैयार हो गया। पूरे एक दिन बाद उन्हें गर्म खाना नसीब हुआ था, इसलिए सबने छक कर खाया और थोड़ी देर चुपचाप लेटे रहे। ख्यालों में सब फिर से अपने घर पहुंच गए। मंजिल करीब आती देख मंजिल पर पहुंचने की व्यग्रता भी बढ़ जाती है। सब सोच रहे थे, घनसाली पहुंचकर सबसे पहले घर पर फोन करके हालचाल लेना देना है। सब कितना परेशान होंगे। नीलिमा सोच रही थी कि एक तो उसकी शादी की खबर से सब परेशान होंगे ही, अब फोन न मिलने और इस आपदा की खबर सुनकर भी लोग परेशान हो गए होंगे। बल्कि उसने केदारनाथ आने की बात ना ही बताई होती तो अच्छा था। इतना सच बोलकर भी गलत ही हुआ, नहीं तो कम से कम सब एक चिंता से तो मुक्त ही होते। शादी का मामला तो बाद में सुलझ ही जाएगा। सुनीता के मन में ये तो आ रहा था कि उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन वह अपने उसी परिवार के लिए चिंतित भी थी। वह सोच रही थी कि बेकार ही नाराज होकर यात्रा पर निकल आई। भैया कितना दुखी होंगे और परेशान भी। तलाक के बाद एक वे ही तो अपना सहारा और परिवार है। अगर उन्होंने अलग रहने के लिए कह दिया तो क्या होगा? सच में वे थोड़े ही ऐसा चाहते होंगे। परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। मुझे इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। पहुंचते ही फोन करके उनसे माफी मांग लूंगी, उनके लिए कुछ लेकर भी जाऊंगी। आंटी ने अपने बेटे बहू को याद किया तो सोचा कि इस वक्त तो वो दोनों ऑफिस में होंगे। 10 साल का पोता जरूर उनका इंतजार कर रहा होगा। बेटा बार बार घर पर फोन करके पूछ रहा होगा कि माँ बाबा पहुंचे या नहीं। आज रात शायद सबसे बात हो जाए। अंकल को भी अपने पोते की ही ज्यादा याद आ रही थी। बेटे बहू को तो उनके बारे में चिंता करने की फुर्सत ही नहीं होगी। अंकल के मन में ये भी आया कि अगर इस आपदा में वे दोनों मर गए होते तो उनके बेटे बहू खुश होते या दुखी।
दुखी होने का आधार तो यह है कि हम उनके माँ बाप हैं, और खुश होने का आधार भी मजबूत है कि उनकी व्यस्त जिंदगी में हम दोनों बुजुर्गों के लिए समय ही नहीं। उमेश को भी अपने घर पर खबर करने की ही चिंता थी। साथ ही उसे ये भी चिंता परेशान कर रही थी कि चूंकि नीलिमा के घर वालों को शादी की बात पता चल गई है, तो वे लोग कहीं घर वालों को परेशान न कर रहे। माँ पिता भी सोच रहे होंगे कि वे तो शादी में अड़ंगा नहीं डालते, फिर उसने इस तरह बिना बताए क्यों शादी की। घर चलकर उनके सामने नीलिमा के घर की स्थिति रखूंगा तो वे मान जाएंगे। सरोज का दिमाग हमेशा का शांत था उसके घर में, और दोस्तों को सबको ये बात पता है कि वह हर साल की तरह इस साल भी ट्रैकिंग पर निकला है और कवाली काटा गया है। माँ पिता को ये तो मालूम नहीं है कि ये केदारनाथ की घाटी में ही आता है। बस फोन न मिलने से वे परेशान होंगे, चलते ही फोन करना है। फेसबुक भी दोस्तों के संदेशों से भर गया होगा। साहब जी चलो। त्रिभुवन की आवाज से सबकी सोचती हुई तटस्थ आंखें चौकन्नी हो गईं। सब अपने घर से वापस कवाली गांव में आ गए। रुकने और खाने के पैसों का लेन देन करने के बाद सब चलने के लिए तैयार होने लगे। इस समय पैदल चलने वालों का ही नहीं बल्कि खच्चर पर बैठने वालों का भी हाल ठीक नहीं था। खच्चर पर बैठने के कारण उनकी जांघें भर आईं, जिनसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, जबकि आगे का रास्ता ऐसा था जिसमें खच्चर पर भी चलने में तकलीफ थी और पैदल चलने में भी। ये रास्ता इतने तीखे ढलान वाला था कि घुटनों से ठक ठक की आवाज आ रही थी। खच्चर भी नीचे की ओर पूरी तरह झुका रहता था, जिससे बैठने वालों को भी तकलीफ होती थी। खच्चर को तो खैर होती ही होगी। रामदर्श बिना बताए थोड़ी देर के लिए गायब हो गए और थोड़ी देर बाद जंगल से कई छोटी बड़ी डंडियां लेकर हाजिर हो गए। इसे उन्होंने अंकल आंटी को दी और थोड़ी दूर पैदल चलने को कहा। बाकियों ने भी डंडियां ले ली और सबने महसूस किया इसे लेकर चलने में तकलीफ कुछ कम तो जरूर होगी। यह रास्ता ढलान वाला तो था ही, इस पर ढेरों पत्तियां आ गिरी थी। घास पत्थर या मिट्टी कहीं दिखती ही नहीं थी, जिसके कारण फिसलने की पूरी संभावना हर समय बनी रहती। सभी को काफी समझ कर चलना पड़ रहा था। 2 दिन पहले बरसात होने के कारण भी फिसलन बढ़ गई थी। इन कारणों से यह उतराई चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल लग रही थी। चलने में एहतियात बरतने के कारण इस खूबसूरत पहाड़ी वन पर किसी की नजर ही नहीं जा रही थी। कई बार लोग फिसल कर गिर चुके थे। हालांकि नीचे बिछी पत्तियों के गद्दे गिरने वाले को अपनी गोद में संभाल लेते थे। रास्ता काटने के लिए इसे भी सबने खेल बना लिया। इसकी गिनती शुरू हो गई कि कौन कितनी बार गिरता है। उमेश इस गिनती में सबसे आगे चल रहा था, सबसे पीछे थे खच्चर। वे एक बार भी नहीं गिरे थे। एक आध बार उनका पैर जरूर फिसला था। यूं चलते चलते दूसरा पहर बीत गया और तीसरा पहर लग गया था। तभी नीचे घनसाली नजर आने लगा, जिसे देखकर लोगों में उत्साह आ गया। वे इस समय इस बात को भूले हुए थे कि पहाड़ से नजदीक दिखने वाली जगहों तक पहुंचने का रास्ता लंबा हुआ करता है। गांव के और नजदीक पहुंचने पर सबके कान में बेहद मीठी सी आवाज आई। यह आवाज किसी पहाड़ी धुन की थी, बेहद पतली महिला आवाज। ऐसा लगता था कि यह आवाज हवा पर तैरती हुई उनकी ओर आ रही है। कुछ ही देर में तो पहाड़ी नवयुवतियां नजर आ गईं, जो इस पहाड़ी धुन का स्रोत थी। देखने में ही वे चपल से लग रही थी। पहले तो वे लोगों को देखती हुई से चल रही थी, फिर पीछे आ रही आंटी और सुनीता के साथ बोली। थोड़ी देर की देखा देखी के बाद सुनीता ने पूछा, तुम लोग इसी गांव के हो? हाँ, वो नीचे। उनमें से एक ने हाथ से नीचे इशारा करके बताया। जंगल में क्यों आई हो? सुनीता ने सवाल यूं ही कर लिया, जबकि उनकी पीठ पर लकड़ी का गट्ठर दिख रहा था। लकड़ी चुनने, छोटा सा उत्तर। नीलिमा भी इनकी बात सुनकर पीछे आ गई। तुम लोग जो गाना गा रहे थे गाओ ना। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। हाँ हाँ सुनाओ ना, बहुत मीठा था। सुनीता ने भी आग्रह किया। दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर हंसी, फिर गढ़वाली भाषा में आपस में धीरे से कुछ कहा और फिर हंसने लगी। दोनों ने एक दूसरे को शुरू करने के लिए टहोका मारा। फिर एक ने शुरू किया, भल्लग दू भनोली तेरो माहू माहू हिटूणा रे हिटण ऐथण हेरण पैथर हर कोणों पर कोणों। एक लाइन पूरा गाने के बाद भी जब दूसरी ने साथ नहीं दिया तो गाने वाली ने उसे ढकेल कर गाना बंद कर दिया और दोनों ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। दोनों की हंसी रुकने के बाद सुनीता ने पूछा, नीचे वाला गांव तुम्हारा ससुराल है या मायका? सुनीता ने सवाल इसलिए किया था कि दोनों की मांग में मोटा सिंदूर था, लेकिन सिर खुला हुआ था।
मायका है। दोनों एक साथ बोल पड़ी। तभी शरद सल कर गिर पड़ा। दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बार तो शरद के गिरने के कारण नहीं, उनकी हंसी सुनकर सब हंसने लगे। हंसते हुए लड़कियां जल्दी जल्दी उतरने लगी और उनमें से भी एक गिर गई। अब तो वे लड़कियां हंस हंस कर दोहरी हो गई। खड़ी वाली खड़े खड़े ही और गिरी हुई लड़की बैठे बैठे ही। हंसने के बाद उठ कर वे जैसे ही आगे बढ़ी, दूसरी लड़की भी फिसल कर गिर गई। अब तो हंसी का फुहारा फूट पड़ा। इस तरह से हंसते हंसते 1 घंटे और चलने के बाद कारवां घनसाली पहुंच ही गया। ये कस्बा था जहां सड़क के दोनों ओर दुकानों और होटलों की कतारें थीं। सबने अपना अपना फोन निकाला, लेकिन किसी में अभी तक नेटवर्क नहीं आया था। सब निराश हो गए। उन्होंने कहा, साहब जी, अपने रुकने की व्यवस्था देख लो, फिर हम जाएं। पहली बार सबको एहसास हुआ कि वे अलग अलग जगहों से आए अलग अलग परिवारों के लोग हैं और अब सबको अलग होना है। किसी को यह स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी कि सारे लोग मुसीबत के साथी थे और यहाँ पहुंचकर वे परिस्थितियां समाप्त हो गई थी। जिसने उन्हें करीब कर दिया था, उन्होंने बता दिया था कि यहाँ से बस से टिहरी और फिर वहां से देहरादून या ऋषिकेश जाया जा सकता था। सबने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। जब इतनी दूर एक साथ आए हैं तो क्यों ना हम देहरादून तो साथ रहें। अंकल ने धीरे से प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव में एक कातरता भी थी। अरे अंकल, हम तो दिल्ली तक आपके साथ चलने वाले हैं। बस सुनीता दीदी को देहरादून से अलग गोरखपुर जाना होगा, बाकी सब तो साथ ही चलेंगे। शरद ने कहा, हाँ, वहां तक मैं आप सबके साथ ही चलना चाहूंगी। आप सब तो 2 दिन में मेरे माता पिता भाई बहन हो गए। सुनीता ने भावुक होकर कहा, तो चलिए एक साथ एक जगह की खोज करते हैं जहां हम फिर से साथ रहेंगे। त्रिभुवन जी, आप भी बताइए, एक साथ कहाँ जगह मिल सकती है। शरद ने आदमी के जवान वाले स्टाइल में सब तय भी कर दिया। मैं अपने भाई से पूछ सकता हूँ, वो यही होटल में काम करता है। त्रिभुवन ने कहा तो सब खुश हो गए। वाह, फिर तो आप सब लोग भी साथ ही में रहेंगे। यहाँ से गांव के बाकी लोग इधर उधर हो गए कि वो त्रिभुवन, रामदरस, शंकर और एक और आदमी साथ साथ आए। सब त्रिभुवन की अगुवाई में उसके भाई के होटल की ओर चल पड़े। चलते हुए लोगों ने देखा कि घनसाली यहाँ बहने वाली नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। इसमें नदी पूरे वेग से बह रही थी और सबको उस दिन की आपदा की याद दिला रही थी। उस दिन को बीते अभी 4 ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे कई दिनों से भटक रहे हैं। सबको लग रहा था कि वे अभी ही मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। सब त्रिभुवन के पीछे पीछे चले जा रहे थे और एक जगह जाकर रुके जहां बोर्ड लगा था रुजगी होटल। त्रिभुवन सबको बाहर छोड़कर अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो डबल होकर उसका भाई हूबहू उसके जैसा था। सब चौंक गए। साहब जी, हो गया इंतजाम, खाना भी यही मिल जाएगा। कमरे और पैसे तय करने के बाद त्रिलोकी नारायण से साथ आए इन गाइडों को भी पैसे का लेन देन कर सब अगल बगल के कमरों में चले गए। कमरे में सामान रखने के बाद सबने गर्म पानी से हाथ मुंह धोया। आधी थकान तो इससे ही उतर गई। अब बस फोन मिल जाए और घर पर बात हो जाए तो समझो सारी बातें ठीक हो गई। सबने सुबह के बाद कुछ खाया नहीं था, इससे सबको भूख भी लगी थी, लेकिन सब आलस में पड़े थे। उमेश और नीलिमा को तो लंबे समय के बाद अकेले रहने का मौका मिला था। वे इस स्थिति से जुड़ी भावुकता में डूबे थे। शरद से रहा नहीं गया। उसने सबका दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वे कुछ खाने के लिए बाहर चलेंगे। खाने के लिए तो त्रिभुवन के भाई से कहा जा चुका था, लेकिन अभी सिर्फ 5 ही बजे थे। फिलहाल सबने पकौड़ा खाने का मन बनाया, लेकिन अब अंकल आंटी बाहर नहीं निकलना चाहते थे। उन्हें देखकर सुनीता दीदी ने भी अनिच्छा दिखाई। तो ये तय हुआ कि शरद, नीलिमा और उमेश बाहर जाकर कुछ लेकर यहीं आएंगे और सब साथ में यहीं बैठकर खाएंगे। पकौड़ों का ऑर्डर देकर वे बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी शरद ने देखा कि यहाँ एक पीसीओ भी था। शहरों में तो अब पीसीओ ही खत्म हो गए हैं। यहाँ इसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने उमेश से कहा, चलो हो सकता है लैंडलाइन मिल ही जाए। उमेश और नीलिमा भी खुश हो गए। शरद पीसीओ के अंदर घुसा और बाहर सिर निकाल कर चिल्लाया, अरे वाह, ये तो चालू है। इसकी खोज पहले तूने की है, इसलिए पहले तू ही कर ले, उमेश ने शरद से कहा। शरद ने तुरंत फोन मिलाया। फोन माँ ने उठाया। हेलो। हाँ मम्मा। अरे कहाँ है तू? तू ठीक है ना? तेरे दोस्त भी परेशान हैं, कब आ रहा है? माँ ने सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ मम्मा, पर मैं उधर नहीं था, चिंता न करो, मैं एकदम ठीक हूँ। आने पर डिटेल बताऊंगा। जल्दी आ जा बेटा, अब अगले साल घूम लेना। हाँ, मैं 1-2 रोज में आ रहा हूँ। अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा बेटा जो हूँ। माँ को हंसाने और खुश करने में शरद सफल रहा
और खुशी खुशी फोन रखकर बाहर आ गया। उमेश और नीलिमा साथ ही पीछे के अंदर गए। पहले थोड़ी देर दोनों पहले तुम करते रहे। अंत में ये तय हुआ कि सबसे पहले उमेश की बहन उर्वशी को फोन कर घर के माहौल के बारे में पूछा जाए, तब घरों पर फोन किया जाए। एक दो बार कोशिश करने के बाद फोन मिल गया और उर्वशी की आवाज आई, हेलो। हाँ उर्वशी, क्या हाल चाल है? अरे भैया कैसे हैं आप लोग, कहाँ हैं? उर्वशी एकदम फूट पड़ी। हाँ हाँ शांत हो जाओ डियर, हम दोनों ठीक हैं, बाल बाल बच गए हैं क्योंकि हम लोग उधर गए ही नहीं। तो फिर कहाँ हैं? हम उसके पहले ही एक दूसरी जगह चले गए थे, सारी कहानी मिलने पर बताऊंगा। परसों तो पहुंच जाएंगे हम। माँ पापा कैसे हैं? क्या बताऊं, पापा तो देहरादून गए हैं तुम लोगों के बारे में पता करने। यहाँ तो इतना हंगामा मचा हुआ है कि मैं भी दिल्ली में नहीं, मम्मी के साथ अलीगढ़ में हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों की चिंता तो है ही। नीलिमा के भाई ने ऑफिस में आकर मुझे धमकाया और कहा कि अच्छा हुआ दोनों वहीं मर गए, नहीं तो यहाँ आने पर मैं खुद दोनों को मार डालता हूँ। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके भाग कर शादी करने वाली बात किसी को बताई तो वह मुझे भी मार डालेगा। उन लोगों ने सबसे कहा है कि नीलिमा अपनी सहेलियों के साथ केदारनाथ घूमने गई थी और वहीं मर गई। उर्वशी ने जल्दी जल्दी सारी बात उमेश को बता दी। वे बिना जाने ही कह रहे हैं कि वह मर गई। हाँ भैया, और ये सोच कर खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो वो गैर जात में शादी के समय ही मर गई, नहीं तो उनके खानदान में उनके नाक कट जाती। अच्छा ठीक है, तू पापा को फोन करके तुरंत बता दे कि वे वापस लौट आए, हम आ रहे हैं, मिलकर उनसे बात करेंगे। नीलिमा ने रिसीवर को नहीं पकड़ा था, लेकिन बातें सुनने के लिए उमेश से सट कर खड़ी थी। इससे सारी बात उसे सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा तमतमा कर लाल हो गया, माथे पर पसीने की बूंदें उतर आईं और आंखें तरल होने लगी। उसने रिसीवर उमेश से लेकर कहा, उर्वशी मेरे घर पर मत बताना कि मैं जिंदा बच गई हूँ। मेरा मरना अगर उनके लिए अच्छा है तो खुद मेरे लिए भी। ये कहकर उसने होंठ भींच लिया। रिसीवर उमेश को पकड़ा दिया और बाहर निकल आई, यानी वह घर पर बात नहीं करेगी। उमेश ने उर्वशी से कहा, चलो ठीक है, पापा को तुरंत वापस बुला लो। ठीक है भैया, और अलीगढ़ आना, दिल्ली नहीं। ठीक है, बाय। शरद ने देखा कि घर पर बात कर खुश होने के बजाय पीछू से बाहर आने के बाद दोनों का चेहरा उतरा हुआ है। नीलिमा की तो आंखें भी भीगी हैं। शरद ने पकौड़ी पैक करा ली थी। उमेश फिर चुपता कर मुड़ा तो शरद ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ? जवाब में नीलिमा की आंख में ठहरे आंसू गाल पर तेजी से लुढ़कने लगे, जैसे गांधी सरोवर का पानी झील तोड़कर केदारनाथ के गालों पर लुढ़क पड़ा था। नीलिमा के लिए उन्हें रोकना भी मुश्किल था और कुछ बोलना भी। उमेश ने शरद को चुप रहने का और बाद में बताने का इशारा किया। तीनों चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गए। नीलिमा अपने कमरे में चली गई, उसके पीछे उमेश भी। शरद अकेले ही पकौड़ों के साथ अंकल आंटी के कमरे में आया। नीलिमा ने कमरे के अंदर आकर आंसुओं पर लगाम लगाना बंद कर दिया और वो बेतहासा बह निकली। उसे लग रहा था कि जिस घर में वह इतने साल रही, जिसकी हर कामयाबी पर माँ बाप डर से कहते थे मेरी बेटी है, जिनकी हर अच्छी बुरी बात वह मानती रही, एक अपनी मर्जी से शादी कर लेने के कारण उसके मर जाने में ही अपनी इज्जत समझ रहे हैं। क्या माँ भी यही चाहती होगी? उसके अंदर ऐसे विचारों का तूफान आया हुआ था। उमेश के पास भी उसे सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जब थोड़ी देर तक वह दोनों अंकल आंटी के कमरे में नहीं गए तो आंटी खुद उनके कमरे में आ गई। क्या बेटिया मुझे नहीं बताओगी? आंटी ने इतना प्यार भर कर पूछा था। फिर से आंसुओं का सैलाब आ गया। थोड़ी देर वह आंटी से लिपट कर रोती रही और हल्की होती रही। आंटी ने उसे अपने गले से लगाए रखा और पीठ सहलाती रही। कोई बात नहीं, बाद में बता देना, अभी बताना जरूरी भी नहीं है। चलो पहले कुछ खा लो। हाँ नीलू, तुम कह रही थे ना कि बहुत जोर की भूख लगी है। चलो, नहीं तो कोई कुछ भी नहीं खाएगा, उमेश ने आग्रह किया। नीलिमा सीधी होकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद उठकर मुंह धोया। उसे अपनी सूजी आंखों के साथ सबके बीच में जाने में शर्म आ रही थी, लेकिन आंटी के कहने पर वह चली गई। उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसने भी लोगों के कहने पर पकौड़ी को मुंह में जैसे तैसे ढकेल दिया और चाय पी ली। लेकिन इस दौरान वह थोड़ी हल्की भी हो गई, इतनी कि उसने खुद ही पहल करके अपने आंसुओं के बारे में बताया। मेरे घर वाले सोचकर खुश हैं कि मैं केदारनाथ में बहकर मर गई। क्या? सबकी प्रतिक्रिया एक साथ है। हाँ, क्योंकि मैंने उमेश से शादी कर ली है, जो मेरी जात का नहीं, हमसे निचली जाति का है। कमरे में चुप्पी रही। थोड़ी देर बाद आंटी ने पूछा, क्या तुमने अपने माँ बाप को बिना बताए शादी की है? नहीं, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं केदारनाथ में उमेश से शादी करने जा रही हूँ, लेकिन इत्तेफाक से हम तो तुझी नारायण चले गए और वे सोच रहे हैं कि हम दोनों उस प्रलय में ही मर गए होंगे।
इसलिए वे खुश हो गए हैं। और वे सबसे बता रहे हैं कि नीलिमा अपनी सहेलियों के साथ केदारनाथ गई थी और वहीं बह गई। इस तरह उनकी इज्जत बची रह जाएगी। उमेश ने बात पूरी कर दी। ये तो इनडायरेक्ट ऑनर किलिंग का मामला है, शरद ने कहा। हाँ, ये तो उनकी नजर में हम यहाँ नहीं मरे होते तो वे हमें वहां मार डालते। अभी भी मेरा भाई ऐसा कर सकता है, नीलिमा ने कहा। हाउ सैड, शरद ने कहा। उमेश ने आगे सबको पड़ोसी से सुनी हुई बात ही बताई कि केदारनाथ के हादसे से पूरा देश हिला हुआ है और सबके घर के लोग देहरादून में अपने लोगों की जानकारी लेने के लिए जुटे हुए हैं। ये सुनकर सुनीता और अंकल आंटी भी अपने घर पर सूचना देने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन नीलिमा की बात सुनकर सब सहम भी गए थे, कहीं उनके साथ भी ऐसा ही न हो। सब चुप थे और सबके अंदर एक भूचाल था। सुनीता सोचने लगी, मुझे तो वे अपने घर का हिस्सा मानते ही नहीं। ये सच है, लेकिन मैंने कौन सा उनका अपमान किया है या उनकी नाक कटाई जो मेरे लिए ऐसा चाहेंगे। मैं बेकार की बात सोच रही हूँ। सुनीता के मन में तर्क वितर्क चल रहा था। आंटी को याद आया, केदारनाथ के निकलते वक्त बहू ने कहा था, अच्छा है मम्मी, आप लोग भी घूम आइए, हम भी फ्री रहेंगे तो कहीं हो आएंगे। वे सोच रहे थे अगर हम मर गए तो वे हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। सास ससुर भला किसे अच्छे लगते हैं। अंकल के दिमाग में तो ये भी आने लगा कि छोड़ो, फोन ही नहीं करते हैं। उन्हें हमारे खो जाने से या मर जाने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता भी है तो उनके पक्ष में ही, कौन सा उन्हें हमारा इंतजार होगा। उन्होंने धीरे से आंटी से कहा, फोन ही न करे तो। आंटी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें जोर से रुलाई आने लगी। इसे रोकने में उनके जबड़े भिज गए और आंखें लाल हो गई। इतने में अंकल का फोन बज उठा। सब खुश हो गए। इतने दिन बाद फोन की आवाज सुनकर लगा कि अब सब अपने समय में वापस आ गए हैं। सबने अपना अपना फोन का नेटवर्क चेक किया, पर अभी यह सौभाग्य केवल अंकल को ही मिला था। अंकल ने जब फोन की स्क्रीन देखी तो और भी खुश हो गए। उस पर उनके बेटे का नाम चमक रहा था। उन्होंने बटन दबाया। हेलो पापा, पापा आप दोनों कैसे हैं? कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? उधर से पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज आने लगी। हाँ बेटा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हम दूसरे रास्ते से घनसाली नाम की जगह पर आ गए हैं। यहाँ से कल शाम तक देहरादून पहुंचेंगे और फिर दिल्ली आ जाएंगे। तब सारी बात बताएंगे। ठीक है पापा, मैं देहरादून में ही हूँ। आप लोगों के बारे में पता करने आया था। आप सोच नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। ये कहकर वह फोन पर ही जोर जोर से रोने लगा और फोन बहू ने दे दिया। हाँ पापा, हाँ बेटे, पूरी तरह भावुक हो चुके अंकल मुश्किल से बोल सके। आप लोग ठीक तो है ना पापा? मम्मी से भी बात कराइए। अंकल के मुंह से इस बार बोल नहीं निकल सका। उन्होंने आंटी को फोन पकड़ा दिया। हेलो बहू, कैसी हो? हम तो ठीक हैं। आप लोगों के लिए परेशान हैं। हमें तो बस भगवान ने बचा लिया। मीकू कैसा है? आंटी ने भावुक होकर पूछा। आपके लिए रो रो कर परेशान है। हम सब देहरादून में ही हैं। क्या हम वहीं आपको लेने आ जाएं? बहू की आवाज एकदम उदासी सी थी। अब आंटी के लिए आंसू संभालना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे फोन अंकल को पकड़ा दिया। अंकल अब तो समझ चुके थे। उन्होंने बच्चों को घनसाली आने के लिए ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ भी उन्हें कई बच्चे मिल गए हैं जिनके साथ वे देहरादून तक आ जाएंगे। वे वहीं उनका इंतजार करें। इस बातचीत के बाद अंकल आंटी बहुत देर तक अपने आंसू पोंछते रहे। ये आंसू अपने बच्चों को वापस पा लेने के थे या बच्चों के बारे में गलत धारणा टूट जाने के, इसे वे नहीं समझ पा रहे थे। ये शायद दोनों ही थे। घनसाली का एक छोटा सा कमरा जिसमें 5 अलग अलग परिवार के लोग इकट्ठा थे, इन परिवारों के अलग अलग जज्बातों से भरता जा रहा था। इनमें सब तो अपने परिवार के अच्छे या बुरे अनुभवों के साथ जुड़ चुके थे। बस सुनीता के मन में द्वंद्व चल रहा था कि वह भाई के पास फोन करे या ना करे। नेटवर्क तो उसके फोन पर भी आ गया था, लेकिन ये अभी तक उसे अपनों से नहीं जोड़ सका। वो चाहती थी कि उसका फोन भी अंकल के फोन की तरह बोल उठे और भाई की परेशान आवाज उसे सुनाई दे जाए। उसका दिल जोर जोर से ऐसे धड़क रहा था जैसे फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट आने वाला। वह सबके बीच से उठ गई और अपने कमरे में चली गई। कांपते हाथ से उसने अपनी एक स्कूल की सहेली के पास फोन मिलाया, जिसने सुनीता का हाल चाल जानने के बाद कहा, तुम्हारा भाई तो बड़ा अजीब है। जब हमने उससे तुम्हारे बारे में पता करने को कहा तो उसने ऐसी बात की जैसे कुछ हुआ ही न। बोला, अरे कहाँ पता करने जाएं, छुट्टी भी तो नहीं मिलेगी। जो होना था हो ही गया। बच गई होगी तो आ ही जाएगी, नहीं तो उसे भी मोक्ष मिलेगा। सुनकर उसके पैर कांपने लगे। उसने फोन काट दिया। भाई के घर पर सूचना देने या न देने के संदर्भ में भी कुछ नहीं कहा। उसे जो जानना था वह जान ही लिया था। सुनीता को अपने जीवन में घर से मिला यह पहला झटका नहीं था।
इसलिए नीलिमा की तरह उसकी झील नहीं टूटी, बस उसमें तरंगे उठने लगी, जिसकी वजह से कुछ पानी बाहर आता जा रहा था, जिन्हें वह खुद रास्ता बनाकर निकाले दे रहे थे। लेकिन दिमाग में तो भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। सिर और कान गर्म हो गए थे। वह कुछ देर तक अपने कमरे में अकेली बैठी रही। फिर उसे घुटन होने लगी और वह उठकर उस कमरे में गई जहां बाकी लोग बैठे थे। सबकी नजरें उसकी ओर उठ गई। अंकल ने पूछा, हो गई बात? मैं इस बाढ़ में ही बह गई होती तो अच्छा होता। सुनीता के होंठ थरथराए और झील लबालब भर गई। उसने फिर से हाथ से उनके लिए रास्ता बनाकर बहा दिया। सबको अंदेशा हुआ कि उसके साथ भी शायद वही हुआ है जो नीलिमा के साथ। सब चुप हो गए। थोड़ा रो लेने के बाद सुनीता ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, नीलिमा का एक घर छूटा तो उसे दूसरा मिल गया, लेकिन मेरे तो सारे घर इस बाढ़ में बह गए। मेरा भाई मेरे मोक्ष की कामना कर रहा है, उसे मेरी कोई चिंता नहीं। मैं फिर से वहां जाकर अपमानित नहीं होना चाहती। वह रुक रुक कर बोलती गई। लेकिन अब मैं जाऊंगी कहाँ? सुनीता ने रुंधी आवाज में कहा और सिसकने लगी। थोड़ी देर तक सिसकने के बाद उसने पिता के घर से पति के घर और फिर पिता के घर जो कि भाई का घर था तक की यात्रा की कहानी बताई। बताते हुए सुनीता का गला तो बार बार रुंधी रहा था। नीलिमा और आंटी भी आंसू पोंछने लगी। कमरे में आंसुओं का सैलाब था। आंटी को दोनों की विपदा में अपना अक्स भी दिख रहा था, इसलिए वे भी रो रही थी। काफी देर तक तीनों औरतें रोती रही। तीन पीढ़ियां एक साथ रो रही थीं। कमरे में मौजूद पुरुष हतप्रभ, भावुक और विचलित थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। उमेश बीच बीच में नीलिमा के कंधे पर हाथ रख दे रहा था, लेकिन उसके आंसू उसके अपने प्रयास से ही थमे। थोड़ी देर बाद वह अपने आंसू पोंछकर उठकर सुनीता के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुनीता दीदी, जो घर बहा वो तो दिख रहा है, पर जो घर बना उसे भी तो ध्यान से देखिए। किसी को भी नीलिमा की बात समझ में नहीं आई। सुनीता ने भी बस एक नजर नीलिमा को देखा और फिर नीचे देखते हुए दुपट्टे से आंसू पोंछती रही। नीलिमा ने खुलकर कहा, दीदी आप मेरे साथ चलिए, मेरे हॉस्टल और घर में रहिए। अपने लिए वही नौकरी खोजिए। कुछ दिन बाद आप अपने पैसों से अपने घर में रहिएगा। सुनीता कुछ नहीं बोली। उसने कह तो दिया था कि उसे वापस उस घर में अपमानित होने के लिए नहीं जाना है, लेकिन जीवन के पुराने ढर्रे को तोड़कर नए में जाना इतना आसान नहीं है। वह कभी नीलिमा का, कभी उमेश का, तो कभी बाकियों का चेहरा देखती रही। असमंजस और मन की उथल पुथल उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उमेश ने कहा, दीदी नीलिमा के प्रस्ताव में मेरी भी सहमति है। मैं भी आपका सहयोग करूंगा। बेटा, हम तो खुद ही अपने बेटे बहू के घर में हैं, नहीं तो तुम हमारी बेटी बनकर रह सकती हो, आंटी ने कहा। वैसे ये हमारे इलाहाबाद वाले घर में तो रह सकती है। हम भी दिल्ली छोड़कर वहीं चले चलेंगे। दिल्ली में रहना तो हमारी मजबूरी है। मन तो हमारा इलाहाबाद में ही लगता है, जहाँ जिंदगी बीती, अंकल ने खुश होकर कहा। हाँ, ये भी हो सकता है, आंटी ने भी खुश होकर कहा। लेकिन सुनीता असमंजस में बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप हमारे माँ बाप की तरह हैं, लेकिन मुझे एक घर से निकलकर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे घर में जाने में भी डर लग रहा है। यदि आप सही कह रही हैं, आपको अपना घर अपनी जगह बनानी चाहिए, लेकिन जब तक आप उसकी तैयारी करेंगी तब तक आप नीलिमा की बात मान ही सकती हैं, उमेश ने कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद नीलिमा ने फिर कहा, दीदी आपके लिए ही नहीं, अपने बारे में भी मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। मैं उमेश पर किसी भी रूप में आश्रित नहीं होना चाहती। मुझे एक झटका लग चुका है। जीवन की किस जटिल परिस्थिति में कोई संबंध टूट जाए नहीं कहा जा सकता। मुझे अभी से अपने दम पर जीने के बारे में सोचना चाहिए। नीलिमा के मुंह से यह सुनकर उमेश को बुरा लगा। उसे लगा कि अभी तो उसके वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई और नीलिमा के मन में उसके प्रति अविश्वास पनप गया। वह नीलिमा को दुख और प्यार से देखने लगा। सौरभ ने स्थिति को संभाला। इतना भी निराश होने की बात नहीं है। अंकल ने भी ऐसा ही सोचा था, पर हुआ उल्टा। उनके बच्चों को उनकी नौकरी ने इतना व्यस्त बना दिया है कि वे अपने माँ बाप को इसका एहसास भी नहीं करवा पा रहे हैं कि उन्हें उनकी परवाह है और इस समय वे अपने माँ पिता के लिए कितना परेशान है। मैं ये नहीं कह रही कि सब जगह संबंध खराब ही हैं या होंगे ही, लेकिन वे अनप्रेडिक्टेबल तो हो ही गए हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। पुरुषों को तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि वे हमेशा किसी पुरुष के ही घर में रहती हैं जो कभी भी महिला को उस घर से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इस झटके ने नीलिमा को अचानक ही परिपक्व बना दिया। उमेश, जो उसकी बात सुनकर दुखी हो गया था,
अब आश्चर्य में था। अपनी बहन को वह यही तो समझाता है कि किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखो। और आज जब ये बात उसकी नई नवेली पत्नी कह रही है तो उसे कितना अजीब लग रहा है। क्या ये वही नीलिमा है? वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आंटी बीच में ही बोल पड़ी। जब तुम दोनों अपना घर बनाना, एक कमरा इस बूढ़े बूढ़ी के लिए भी रखना, जहां आकर हम कुछ दिन रुक सके। अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई थी, इसके बस सब मुस्कुरा कर रह गए। सुनीता कुछ तय नहीं कर पा रही थी। उसने सोचने के लिए समय लिया। रात भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। अब तक वह पिता, पति और भाई के घर के बीच झूलती रही थी, जिसमें कोई उसका नहीं हुआ। लेकिन इन घरों को छोड़ अपने दम पर जीने का संकल्प उसे थका भी रहा था, डरा भी रहा था और मजबूत भी बना रहा था। आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचकर जब वह भागने लगती तो यह निर्णय उसे थका देता था, और जब वह इस निर्णय पर जमने लगती तो अंदर से मजबूत महसूस करने लगती। बेहद थकान के बावजूद उसे रात भर नींद नहीं आई। नए तरह का भविष्य उसे आवाज देता रहा था। अगले दिन सुबह वे सभी बस से पहले टिहरी, फिर वहां से देहरादून पहुंचे। 16 जून की आपदा की विभीषिका रास्ते में भी नजर आ रही थी, जिसके कारण वे रात 12 बजे देहरादून पहुंचे। रास्ते में सुनीता ने सबको बताया कि उसने नीलिमा का प्रस्ताव मान लिया है। देहरादून से सुनीता नीलिमा के साथ दिल्ली जाएगी। उमेश अकेला अलीगढ़ जाकर अपने माँ पिता से मिलकर फिर दिल्ली आएगा। बाकी सबने उसके लिए नौकरी खोजने में मदद का वायदा किया। ये भी तय हुआ कि सुनीता जब अपना घर ले लेगी तो उस घर में सबकी पार्टी होगी। इस आपदा में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नई सुनीता और नीलिमा का जन्म हुआ। पुराने रिश्ते बह गए और नए रिश्तों का जन्म हुआ। दोस्तों, ये रही एक लंबी कहानी। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने आपका बहुत समय लिया, लेकिन ये कहानी आधी अधूरी पढ़ी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस कहानी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे छोड़कर पढ़ने से कहानी पूरी आपको लगती। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस रस को भंग करूं, इसलिए मैंने पूरी कहानी पढ़ी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और आज की जो हालात हैं उसके संदर्भ में आपको प्रासंगिक लगती हो, तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें और इस कहानी पर, इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर लिखें, जिससे हम किताबी दुनिया को और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।